क्या सामाजिक न्याय हो गया है? ये क्यों कह रहे हो? सामाजिक न्याय हो गया और प्रॉपर तरीके से हो गया है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, हो सकता है कि वो बच्चे सोशल जस्टिस के बाद ज्वाइन किए हों। ठीक है, वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज आ रही 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 है? ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो ऑल। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलिए एक बार फिर से आप सभी को, आप सभी भावी आईएएस अधिकारियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम। क्लास शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर सिविल सेवा परीक्षा जीएस पेपर 3 का एक खंड है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। उस खंड को पढ़ रहे हैं और उस खंड में एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। उस खंड में बच्चा एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, धन शोधन। आज हम लोग इस नए टॉपिक को शुरू करेंगे। हम लोगों ने आपका एक टॉपिक है इस खंड में डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया और नक्सलवाद के रूप में हम लोगों ने उसको पढ़ा। इसके बाद आपका एक टॉपिक है बॉर्डर सिक्योरिटी, चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट, सीमा सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। इसको हम लोगों ने सबसे अधिक समय देते हुए पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि एक साल 4 प्रश्न, 5 टोटल क्वेश्चन थे इस खंड से, और 4 क्वेश्चन जो थे वो केवल बॉर्डर सिक्योरिटी से थे। सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें मैंने मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया। और इसके बाद एक टॉपिक है आपका लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म, संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ संबंध। यहां पर मैंने टेररिज्म को एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ाया और संगठित अपराध को एक सेपरेट टॉपिक के रूप में बताया। संगठित अपराध के कुछ रूपों पर भी मैंने सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ा दिया आपको, और फिर मैंने दोनों के लिंकेज को भी समझा दिया। और इतना पढ़ाने में एक टॉपिक आपका स्वतः तैयार हो गया है, भारत में सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करने में एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की भूमिका और एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक शुरू किया है मनी लॉन्ड्रिंग। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद फिर 2 टॉपिक आपका बचेगा। सिक्योरिटी फोर्स, हमारे यहाँ क्या क्या सुरक्षा बल कौन कौन से हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है। तो लगभग मैंने क्लास के दरमियान बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया। इसलिए मैंने कहा कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानना होता है। हम वहां नए होते हैं, लेकिन पढ़ाने के क्रम में बहुत सारी बातें हम लोग चर्चा करते जाते हैं और ज्ञान बढ़ता जाता है। और जब लास्ट का टॉपिक आता है तो वहां पर गति बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके होते। तो सिक्योरिटी फोर्सेज वाला सेक्शन भी बहुत कम समय हमारा लेगा, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम लेगा हमारा बच्चा, 2 दिन में हम उसको करेंगे। और
फिर बचेगा साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। साइबर सिक्योरिटी वो भी लगभग 2 दिन का क्लास है, वो भी ऑलमोस्ट 2 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। यही है आपका। इसके बाद मेरे से आपकी जान बच जाएगी। जो आप मेरे कारण परेशान हो रहे हो वो परेशानी अब नहीं रहेगी। बस मैं आपके लिए कुछ दिन का परेशानी का सबब हूं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये हम लोगों का टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है मनी, और लॉन्ड्रिंग मतलब धुलाई। आप कपड़ा धुलवाने लॉन्ड्री में जाते हो तो लॉन्ड्री का मतलब ही होता है धोना, पैसे को धोना, पैसे की धुलाई। अब किस तरह का पैसा का धुलाई होगा भाई? स्वाभाविक सी बात है कि यदि पैसा गंदा होगा तो हम उसकी धुलाई करेंगे। गंदा पैसा की धुलाई। गंदा पैसा क्या होता है भाई? और गंदा पैसा का धुलाई करके क्या किया जाता है? गंदा पैसा को धोकर साफ सुथरा बना देना इस कॉल मनी लॉन्ड्रिंग। अब गंदा पैसा क्या है? तो जिसको आप ब्लैक मनी कहते हो, जिसको आप काला धन कहते हो, वही एक प्रकार का गंदा पैसा है। और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ब्लैक मनी को धो करके सफेद मनी में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। यही ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, इसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और अगर कोई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है बिना सरकार को टैक्स दिए हुए, सरकार की नजरों से बचा करके, इट्स क्राइम। मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है। और किसी भी देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगा, निश्चित तौर पर एक आपराधिक गतिविधि है। और इस तरह की चीजें हमारे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती है। भारत में जब हम इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं तो यह एक चैलेंज है, परेशानी है एक। हम लोग आज इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का क्या स्वरूप है, इस तरीके से ये आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न करती है, इसका क्या दुष्परिणाम है, क्या कारण है, इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। यही हो गया इट्स प्रिवेंशन। तो मनी लॉन्ड्रिंग अर्थ, प्रोसेस, स्वरूप, तकनीक, जो भी, दुष्परिणाम, समस्या, सुरक्षा चुनौती, यही हुआ दुष्परिणाम। और फिर इसको रोकने के लिए किए गए प्रयास, इट्स प्रिवेंशन। यही आपका टॉपिक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो डायमेंशन हमने खींचा है, ध्यान से देखो। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक डायमेंशन है अर्थ, और प्रक्रिया कैसे किया जाता है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के अर्थ के अंतर्गत यह प्रक्रिया है। अर्थ बताएंगे तो इसके प्रोसेस उसके अंदर इनहेरेंट है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का क्या स्वरूप है और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की कौन कौन सी प्रचलित तकनीक है, इससे एक तस्वीर हमारे सामने इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग की साफ हो जाएगी। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम अच्छी तरह से जान जाएंगे। और इसके बाद बारी आती है मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हमारे आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती उत्पन्न करती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के दुष्परिणाम हमारा अगला डायमेंशन है, दुष्परिणाम। फिर हम आएंगे इट्स प्रिवेंशन। जब मनी लॉन्ड्रिंग एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, एक कई तरह के दुष्परिणामों को उत्पन्न करती है, कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करती है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या उपाय किया, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने हेतु किए गए प्रयास, ये है इट्स प्रिवेंशन वाला पार्ट। प्रयास में क्या बाधाएं आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के नियंत्रण की बाधाएं, मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने के लिए जब हमारी सरकार प्रयास कर रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक डायमेंशन मैंने खींच दिया है क्योंकि एक जगह इस पर फोकस करके क्वेश्चन पूछा। फिर एक लास्ट डायमेंशन होगा मनी लॉन्ड्रिंग रोकने हेतु सुझाव। तो लगभग अगर इस हम हर पहलू को अच्छा से देख लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हमारे बचेंगे, हम लोग आराम से कर सकते हैं। बीच बीच में कभी कभी इस पर प्रश्न पूछा गया है, यहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी ना दे करके लास्ट में इस पर पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे।
अभी हम सीधे टॉपिक पर आते हैं बच्चा, और हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ। दाएं बाएं न जा करके सीधे टॉपिक को हिट करेंगे। इसके बाद लास्ट में चूंकि क्वेश्चन बहुत कम है तो संभावित प्रश्न और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पे हम चर्चा करते हैं। डन। ऐसे भी मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग शब्द कपड़े की लॉन्ड्री से ली गई है। इसका मतलब होता है धुलाई, गंदे पैसे की धुलाई करके उसको साफ बनाना, और गंदा पैसा का यहां आशय है ब्लैक मनी। अब प्रश्न है कि ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी को साफ सुथरा करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। एक लाइन का उत्तर है, ब्लैक मनी को साफ सुथरा करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को लॉन्ड्रिंग करने की प्रक्रिया। प्रश्न है कि ब्लैक मनी क्या होता है? किसी भी कंट्री में ब्लैक मनी किसको कहा जाता है? ब्लैक मनी के क्या सोर्सेज होते हैं? बड़ा सीधा है कि वह पैसा जो सरकार की नजर में नहीं, वह पैसा जिस पर सरकार को हमने कोई टैक्स नहीं दिया है, वह पैसा जो गलत तरीके से लाया जा रहा है, इन सबको हम ब्लैक मनी की संज्ञा देते हैं। ये वो पैसा है जो सरकार की नजर से बाहर है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया महीना की नौकरी करते हैं और पैसे को खर्च करने के बाद बैंक में जमा करते हैं, खर्च का ब्यौरा भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय देते हैं, और जो आपके पास जमा पूंजी है, फायदा है, उसका ब्यौरा भी आपके पास सरकार के पास देते हैं, और प्रति माह खर्च करने के बाद 50,000 रुपये का आपको बचत होता है। आपको 12 महीने में 6 लाख का बचत होता है। 6 लाख की बचत पर आप सरकार को टैक्स देते हैं 50,000 का, 5.5 लाख का बचत होता है, और फिर उस 5.5 लाख में से कुछ प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया है, आदि आदि। तो ये सब कुछ सरकार की नजर में है और ये व्हाइट मनी है। लेकिन अगर आपने किसी की सुपारी ली और उसके बदले में आपको 10 लाख मिला, क्राइम किया आपने, मर्डर किया आपने, किसी से आपने रिश्वत ली। अब रिश्वत को आपको अकाउंट में ट्रांसफर तो कोई नहीं करेगा, कैश में ही लेना होगा। इसकी सूचना कभी भी आप सरकार को नहीं देंगे। ये अपराध से प्राप्त किया हुआ पैसा। कहीं से आपने चोरी की, बैंक लूट लिया, 1 करोड़ आ गया आपके पास, वो बिस्तर के नीचे ही रखेंगे आप, बैंक में तो जमा करने नहीं जाएंगे। बैंक का पैसा लूटा और बैंक में जमा करने चल दिया। आपने कहीं आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उसके एवज में आपको 10 लाख रुपया मिला। आपने हथियारों की तस्करी की, आपने ड्रग्स की तस्करी की, आपने वस्तुओं की स्मगलिंग की, या फिर आपने अपने बिजनेस में टैक्स चोरी की। बिजनेस से आपको प्रति माह 10 लाख का लाभ हो रहा है, लेकिन सरकार को आप दिखा रहे हैं कि हमें प्रति माह 5 लाख का लाभ हुआ, और आप करते क्या हैं कि सरकार को 5 लाख पर टैक्स देते हैं और 5 लाख कैश में रख लेते हैं, क्योंकि बैंक में आज के डेट में जाएगा तो फिर सब कुछ पता चल जाएगा। ये सारे के सारे को हम ब्लैक मनी कहते हैं बच्चा। आपके स्क्रीन पर ब्लैक मनी के कुछ सोर्सेस को मैंने दिखाया है। काला धन, ब्लैक मनी, स्मगलिंग। स्मगलिंग मतलब कोई वस्तु, अगर किसी देश से दूसरे देश में कोई वस्तुओं का हम आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर सरकार, दोनों देश की सरकार के नजर में होता है बच्चा, तो वो स्मगलिंग नहीं कहलाएगा, वो व्यापार कहलाएगा। लेकिन अगर हम किसी देश से वस्तु दूसरे देश में सरकार की नजर बचाकर ले जाते, जो भी आयात शुल्क या निर्यात शुल्क जो भी है, उसको बिना जमा किए हुए हम ले जाते हैं, तो ऐसे वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम स्मगलिंग कहते हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले हमारा विदेशी व्यापार काफी प्रतिबंधित था, काफी हद तक प्रतिबंधित था। 1973 में फेरा कानून के माध्यम से हमने इस तरह के विदेशी व्यापार को काफी हद तक नियंत्रित करके रखा था। हम आयात प्रतिस्थापन की नीति को फॉलो कर रहे थे। जिन वस्तुओं को दूसरे देश से हमें खरीदना है, हम भारत में उत्पादन करें। सरकार की नीति के तहत दूसरे देश से कोई वस्तु न खरीदे, इसके लिए खरीदने पर शुल्क, आयात शुल्क 300% तक था।
1 लाख रुपए का अगर दूसरे देश में कोई वस्तु आप खरीदते हो तो 3 लाख रुपया आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपका खरीद मूल्य हो गया 4 लाख रुपया। आपके लिए वस्तु इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदोगे ही नहीं। आयात को हतोत्साहित करने की सरकार की पॉलिसी ये थी इंडिया में। ऐसे में अगर कोई विदेशों की चीज है, वस्तु है, और आयात शुल्क देकर के लोगे तो 1 लाख की चीज 4 लाख में होगी और वहां मिल रही है 1 लाख। तो अगर 1 लाख रुपए में खरीदा और बिना सरकार को बताए हुए धीरे से सीमा पार करा कर इंडिया में लेके चला आया तो लागत खर्च हमारा 1 लाख हुआ, 2 लाख में हमने बेच दिया, 1 लाख का फायदा हो गया और धड़ाधड़ लोग 2 लाख में खरीद लेंगे। क्योंकि वही वस्तु अगर बाजार में आयात शुल्क देकर के खरीद कर लाई गई है तो बाजार में उसकी कीमत 5 लाख है, आप 2 लाख 3 लाख में बेच रहे, सोचो। इसलिए इस तरह के वस्तुओं को इलीगल तरीके से भारत में लाने या अन्य देशों में, दुनिया के अन्य देशों में ले जाने ले आने का जो प्रचलन है, इसी को हम स्मगलिंग कहते हैं। बट ऐसे वस्तु को जब 1 लाख में विदेशों से खरीद करके आप ले आओगे और जाकर के किसी को 3 लाख में बेचोगे तो इसको आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं कैश में ही लेन देन करनी होगी और वो कैश जो है वो ब्लैक मनी का। हथियारों की तस्करी आप करते, मैंने अभी अभी बताया, ये तस्करी है, इसको भी आप ऑनलाइन नहीं ले सकते ब्लैक मनी, क्योंकि हथियारों की तस्करी अपराध है, स्मगलिंग अपराध है, चोरी भी अपराध है। बैंक डकैती कर लिया, कहीं से चोरी करके पैसा लिया है, ये भी अपराध है। इससे प्राप्त मनी, पैसा भी ब्लैक मनी है। आतंकवाद, इसमें जो मिला ब्लैक मनी। भ्रष्टाचार, नौकरी करते हुए अगर आप रिश्वत लेते हैं किसी से, ब्लैक मनी। ड्रग्स की तस्करी से प्राप्त पैसा, ब्लैक मनी। और आप पैसा तो कानूनी तरीके से लाते, आपने कोचिंग खोल रखा है, कोचिंग में प्रति माह आपका एडमिशन हुआ 5 लाख का, आपने अपने रिकॉर्ड में दिखाया 2 लाख, सरकार को आपने टैक्स दिया 2 लाख पर, 18% जीएसटी आपने दिया, उसी पर इनकम टैक्स दिया और 3 लाख कैश घर के अंदर रख लिए, वो 3 लाख ब्लैक मनी है। तो ये जो टैक्स चोरी है बच्चा, ये भी ब्लैक मनी है। और ये सारे के सारे ब्लैक मनी जो जमा हुए, ये सरकार की नजर में नहीं है। अब इसका यूज भी आप उसी रूप में आपको करना होगा। जब हमारी सरकार ने नोटबंदी करी, इस तरह के सभी के घर में ढेर सारे ब्लैक मनी पड़े हुए थे। अब जो 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट था, उसमें हमने ढेर सारा पैसा कैश रख रखा था, क्योंकि कैसे ही रखना है हमको। हम चाहे तो वस्तु के रूप में भी रख सकते हैं, सोना खरीद के रख लिए बिना सरकार की नजर में। अब सोना पर भी खरीद पर सरकार ने नजर गड़ा दी है और कोई भी खरीद होने पर सरकार को आपको दिखाना होगा। मैं चर्चा करूंगा आगे। ये सारे के सारे ब्लैक मनी है। ये सारा का सारा ब्लैक मनी है, बेनामी संपत्ति, ब्लैक मनी। और अब बारी आती है इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। ये सरकार के नजर में नहीं है, सरकार से बचा के आपने इसको रखा है। अब इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम मनी लॉन्ड्रिंग की संज्ञा देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध तरीके से प्राप्त काला धन को, एक अवैध तरीके से प्राप्त काला धन को वैध धन के रूप में परिवर्तित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आर्थिक लेन देन के जटिल चक्र में डालकर उसे वैध बनाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लैक मनी को आर्थिक लेन देन के अंदर घुसा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर धीरे 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 उसको व्हाइट मनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ये प्रोसेस है इसको मनी लॉन्ड्रिंग, और जो करता है इसको मनी लॉन्ड्रर। हमारे यहां कपड़ा धोने वाले को धोबी कहा जाता है, वॉशरमैन कहा जाता है, यहां मनी लॉन्ड्रर कहलाता है। क्लियर? यही है बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग। अब सोचो
कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे। मनी लॉन्ड्रिंग जब हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के चक्र में डालते हैं और उसको व्हाइट मनी के रूप में, आर्थिक लेन देन के चक्र में डालते हैं और उसको व्हाइट मनी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसमें इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट को हम कहते हैं प्लेसमेंट, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं लेयरिंग और तीसरे पार्ट को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये प्लेसमेंट क्या है भाई? ब्लैक मनी हमारे घर में आकर पड़ी हुई है, हमने बैंक डकैती करी और 10 करोड़ रुपया ला करके घर में रख दिया, वो ब्लैक मनी। अब हमें इसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो घर में रखे हुए ब्लैक मनी को हम वहां से उठाए और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का प्रयास किया। इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। एक तरह से कहो तो उस जगह से उसको हटा देना। जिस जगह पर वो पड़ा हुआ था, जब तक वहां पड़ा रहेगा बच्चा, तब तक वो ब्लैक है। हमारे घर में ब्लैक मनी, हमारे घर में 10 करोड़ रुपया है, हमारे घर में 1 करोड़ रुपया है, पुलिस अगर छापामारी करती है, कैश है, ब्लैक है। लेकिन जैसे ही उठा करके हम उसको निवेश करते, अब निवेश ऐसे तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लगाना होगा निवेश करने का, वो प्लेसमेंट। और फिर उस पैसे को हम आर्थिक चक्र में घुसा देते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, ये पूरा का पूरा एक साइकिल घुमाते। आर्थिक लेन देन के चक्र में घुमा घुमा के इस तरीके से कर देते हैं कि सरकार या किसी सरकारी अधिकारी को समझ में ही नहीं आए कि ये व्हाइट वाला घूम रहा है या ब्लैक वाला। इसको हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग, लेयरिंग। और फिर उस पैसे को लीगल तरीके से बैंक में अपने अकाउंट में लेके चले आए। अभी तक अपने बैंक के अकाउंट में नहीं था, हमारे बैंक अकाउंट में लेकर के चले आए। लीगल तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने कुछ शेयर कंपनी का खरीद लिया, हमने कुछ बॉन्ड खरीद लिया, वो हमारे नाम से है, डॉक्टर एस एस पांडे के नाम से। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जब हमारे नाम से हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, 5 लाख 10 लाख रुपया अकाउंट में लेकर के हम चले आए, 10-20 50 लाख का हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने 10-20 लाख का शेयर खरीद लिया, एसेट्स कुछ खरीद लिया, प्रॉपर अब वो मेरे नाम से है, अब वो हो गया ब्लैक से व्हाइट। मैं अभी समझाऊंगा, कई तरीके हैं अब इस ब्लैक को व्हाइट करने का। एक डायग्राम के माध्यम से आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, यहां से शुरू हो रहा कहानी। ये विभिन्न तरीकों से ब्लैक मनी को प्राप्त कर रहा है आदमी। ये आदमी है और ये आदमी एक आर्म चेयर पर सोया हुआ है। ये कोई ना कोई अच्छा आदमी नहीं है सरकार के नजर में, ये अपराधी है। ये स्मगलिंग से ड्रग्स की तस्करी करता है, करप्शन भी करता है, सुपारी भी लेता है और विभिन्न तरीकों से इसके पास ढेर सारा ब्लैक मनी आता जाता है। बच्चा देखो, लगातार हर लोग इसको पैसा दे रहा, कई सोर्स से पैसा आता है। जब तक इसके पास है तब तक ब्लैक मनी, जब तक इसके पास इस रूप में है तब तक ब्लैक मनी। बट अब इस ब्लैक मनी को ये निकालता है वहां से और वो कहीं पर निवेश करता है, कई जगहों पर बैंक में घुसा देता है। जब यहां से निकाला और बैंक में घुसाया, डर्टी, ये बैंक है, डर्टी मनी, ये डर्टी मनी है, ब्लैक मनी, डर्टी मनी, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे ही घुसाता है, इट्स कॉल्ड प्लेसमेंट। डर्टी मनी इंटीग्रेट द फाइनेंशियल सिस्टम, इट्स कॉल्ड प्लेसमेंट। इसके लिए एक नाम दिया जाता है, प्लेसमेंट। अब उसके पास पैसा नहीं रहा, अब वो घुस गया,
यहां पकड़ा गया तब तो सीधे जेल जाएगा, लेकिन अब इसमें पकड़ा गया तो ये जांच का मुद्दा हो जाएगा, कहां है, कैसे है। और इसके बाद इस पैसे को अब वो एक इकोनॉमिक साइकिल के अंतर्गत घुसाएगा, ये चक्र है। डर्टी मनी इंटीग्रेट द सिस्टम थ्रू इज कॉल्ड प्लेसमेंट। अब लेयरिंग का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स, वायर ट्रांसफर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ये घूम रहा है बच्चा। फिर कंपनी एक्स इनवॉइस पेमेंट, विभिन्न तरह के, ये जो आपके लिए है ये एग्जाम्पल है। इसके रूप कई हो सकते हैं बच्चा, इसके रूप कई हो सकते हैं, राइट, ये कई हो सकते हैं। यहां भी बैंक है, ये घूम रहा, घूम रहा, और इसी में से घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के कुछ फायदे के रूप में हम निकालते चले गए। और निकालने के बाद हमने क्या किया, परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इस सब को कहीं ना कहीं हमने, ये हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, कार खरीद लिया, बैंक में अपने नाम से कुछ ना कुछ शेयर खरीद लिया कंपनी का, ये हो गया व्हाइट। ये है डर्टी ब्लैक और ये है व्हाइट। कैसे किया गया, ये सब तरीके का एक जनरल नाम है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ये जनरल नाम। प्लेसमेंट मतलब ब्लैक मनी को वहां से हटा देना और किसी आर्थिक चक्रव्यूह में डालना। लेयरिंग मतलब उसमें घुमाना, घुमा घुमा के घुमा घुमा के, वॉशिंग मशीन में घुमाते हो ना, गंदे कपड़े को अपने शरीर से निकाल करके हटा देना, वॉशिंग मशीन के ऊपर रख देना, उसी मशीन में डाल देना, इस कॉल प्लेसमेंट। अब इतना ही समझो मोटे तौर पर, मोटे एग्जाम्पल के रूप, इस कॉल प्लेसमेंट। वॉशिंग मशीन चला के उसमें घुमाना, इसको लेयरिंग। और फिर साफ सुथरा जब हो जाए तो बाहर निकाल के प्रेस करके रख देना साफ सुथरा कपड़ा। और इंटीग्रेशन, अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ के रूप में देखते हैं तो प्लेसमेंट मतलब इसके अंतर्गत अवैध धन को उसके स्रोत से दूर किया जाता है। इसके अंतर्गत अवैध धन को उसके स्रोत से दूर किया जाता है। लेयरिंग मतलब इसके अंतर्गत स्रोत से दूर किए गए अवैध धन को आर्थिक लेन देन के जटिल प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। आर्थिक लेन देन के जटिल प्रक्रिया में उस अवैध धन को डाल दिया जाता है। और इंटीग्रेशन मतलब इसके अंतर्गत आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया में डाले गए धन को वैध धन से रूप में अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी पहचान है, वो लीगल है, यही कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है बच्चा? मनी लॉन्ड्रिंग, सपोज कीजिए हमारे पास रिश्वत से 1 करोड़ रुपया आ गया। अब हम 1 करोड़ को व्हाइट कैसे करेंगे? हमने क्या किया, एक होटल खोल दिया, रेस्टोरेंट खोल दिया, और रेस्टोरेंट खोल करके उसमें एक भी आदमी खाने नहीं आता है। अब वो पैसा रिश्वत वाला है बच्चा, वो इतना ब्लैक है कि पता चल जाए या हमने बैंक डकैती से पैसा लिया, हमने ड्रग्स की तस्करी की है, उससे पैसा आया, वो तो पता चल जाए पैसे के स्रोत का तो ऐसे ही हम जेल चले जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात तो दूर, हम ट्रैफिकिंग के अपराध के लिए जेल चले जाएंगे। हमने ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की है, हमने आर्म्स ट्रैफिकिंग की, बट हमने क्या किया कि होटल खोल दिया। होटल खोल के उसमें, होटल चलता उलता नहीं है, एक भी आदमी नहीं आता है खाने के लिए,
बट हम डेली कागज पर मेंटेन करते हैं कि आज हमारे पास 100 ग्राहक आए, आज हमारा 50,000 का बिका, आज हमारा 1 लाख का बिका, हमारा महीने में, इस महीने में हमारा 20 लाख का सेल हुआ, इस महीने हमारा 10 लाख का सेल हुआ। अब होटल में जो पैसा आएगा कैश में आएगा बच्चा, हम कैश में दिखा सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस है जिसका इनकम हम कैश में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। अरे भाई 10, 20, 200, 500, 1000 अगर कोई देता है तो उसके लिए थोड़ी है कि हम उसको ऑनलाइन ही ले। सरकार कहती है कैश में आए तत्काल आप बैंक में जमा करो। हमने कैश में अपने बुक में दिखाना शुरू किया। इस महीने हमारा 10 लाख का बिका, हमारा 10 लाख का सेल हुआ। अब 10 लाख का सेल हुआ और पर डे हमारे पास ऑलरेडी 1 करोड़ पड़ा हुआ है हमारे बिस्तर के नीचे। ड्रग्स की तस्करी का पैसा है, या आतंकवाद फैलाने के लिए हमने ले रखा था, सूचना देने के लिए हमने ले रखा था। अब हमने डेली क्या किया कि उसी 1 करोड़ में से 1 लाख रुपया उठाया, बैंक में जमा कर दिया। वहां क्या दिखाया कि आज का हमारा सेल है। 50,000 उठाया, बैंक में जमा कर दिया, क्या दिखाया, आज का हमारा सेल है। इस तरह से महीने में हमने 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, हमारा बैंक में 10 लाख रुपया चला गया। अब उस पैसे पर टैक्स देकर के, सरकार का जो भी टैक्स बनता है हम टैक्स दे दिया, टैक्स देकर के हमने उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हमारे पास किस रूप में, व्हाइट मनी में। इनकम कहां से हुआ, होटल से। व्हाइट मनी हो गया या नहीं हो गया, उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी भर दिया, उस पर सरकार को टैक्स भी दे दिया। उस पैसे का हम जो यूज करें, कार खरीदे, फ्लैट खरीदे, खरीद सकते हैं। टैक्स देकर हमने व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब मान लो कि हमने टैक्स बचाकर कुछ पैसा जमा किया, ये भी एक तरीका हो सकता है। रियल में हमारा होटल है, अब मेरी बात को समझो, यहां पर हमारा होटल नहीं था और वो पैसा आया था टेररिज्म से। वो पैसा हमारे पास रहता तो हम बहुत लंबा फंस सकते थे। हमने कहा चलो भैया 20% टैक्स ही सही, 25% टैक्स ही सही, 25% देके 75% तो हम बचा सकते हैं, और 75% व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। 25-30% टैक्स दिया और 75% व्हाइट में कन्वर्ट किया। लेकिन मान लो यार 18% हम टैक्स बचा के पैसा जमा किए, हमारा रियल में होटल है, महीने में 10 लाख का सेल होता है, हमने बुक पर दिखाया 10 लाख का सेल होगा तो हमें 18% जीएसटी देना होगा। जो भी टैक्स बनता है सरकार निर्धारित करती है अलग अलग आइटम पर, इनकम टैक्स देना होगा। इनकम ज्यादा दिखाई देगा, हम 18% भी नहीं देना चाहते, हम टैक्स बचाना चाहते हैं, थोड़ा देना चाहते हैं। तो हमने बुक में दिखाया 5 लाख, सेल हुआ 10 लाख, कैश में आया वो 10 लाख कैश घर के अंदर रख दिया बिस्तर के नीचे, 5 लाख रुपया बैंक में डाल दिया। उस बैंक में जो डाला उस पर टैक्स दे दिया, टैक्स हमको देनदारी होगी ही होगी। और ये 5 लाख रुपया हर महीने बचाते चले, अब हमारे पास 7 लाख रुपया हो गया 12 महीने में। ये भी हमारा ब्लैक मनी। अब आप कहोगे कि इस ब्लैक मनी को सर फिर से जमा कर दीजिए, उस पर टैक्स दे करके व्हाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं उसी टैक्स को बचा के वो जमा किया हूं, उस पर टैक्स दूंगा तो मुझे क्या बचेगा? तो कुछ और तरीका अपनाऊंगा, बच्चा। टैक्स हमारा जीएसटी 18% चला जाएगा। अगर हमारा 10 लाख रुपया, हमारा 50 लाख रुपया, हमारा 1 करोड़ रुपया ऐसा रखा हुआ है 2-3 सालों में, 1 करोड़ रुपया पर अगर हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हमारा 18%, 18 लाख रुपया चला जाएगा। होटल से पैसा आया, कोचिंग से पैसा, जिस किसी भी बिजनेस से पैसा आया, 18% हमारा जीएसटी चला जाएगा, 18 लाख रुपया। वही 18 लाख रुपया बचा के मैंने जमा किया है, दे ही दूंगा तो क्या फायदा? और फिर जो हमारा कुछ खर्चा उसमें दिखाऊंगा, मान लो कि 82 लाख रुपया, 18 लाख टैक्स देने के बाद हमारे पास बचता है बच्चा 82 लाख रुपया में से मैंने 30 लाख रुपया खर्च दिखा दिया इधर उधर का, बट 60 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ तो इनकम टैक्स भी हमारा 30% के हिसाब से बन जाएगा, स्लैब हमारा बढ़ जाएगा। यार 1 करोड़ में से 40 लाख रुपया तो हमारा टैक्स चला गया, बचा क्या हमको? यही तो बचाया है हमने। हम दिमाग लगाएंगे,
2-4-5% देना पड़े और हमारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे भी तरीके, कई तरीके हैं ऐसे, कई तरीके हैं ऐसे बच्चा। हमने क्या किया कि हमने अपने 1 करोड़ को हवाला के माध्यम से, अब पूछोगे हवाला क्या है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। हवाला के माध्यम से मैंने अपने पैसे को मॉरिशस पहुंचा दिया, राइट। हमारा 2% लगा, यानी 1 करोड़ में से 2 लाख लगा और हमारा पैसा चला गया मॉरिशस। उस पैसे पर मॉरिशस में हमने 1 लाख रुपया टैक्स दे दिया, मात्र 1 ही लाख देना पड़ा। खर्चा कितना हुआ? 3 लाख, या 2 लाख देना पड़ा, खर्चा कितना हुआ? 4 लाख। अब मॉरिशस गवर्नमेंट के नजर में हमारा पैसा चला गया, मॉरिशस गवर्नमेंट के नजर में हमारा पैसा वाइट हो गया। मॉरिशस गवर्नमेंट के पास, ये हमारे अकाउंट में, बैंक में हमारा पैसा 96 लाख रुपया है। अब उस पैसे को मैं लेकर के लीगल तरीके से इंडिया में आ गया, ले गया था इलीगल तरीके से, लाया, ले गया था हवाला के माध्यम से, लाया लीगल तरीके से और इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मॉरिशस में मैंने किया क्या था बच्चा? मॉरिशस में मैं वहां कैसे सरकार की नजर में आया? तो यहां से जब पैसा हवाला के माध्यम से मॉरिशस में पहुंचाया और मॉरिशस गवर्नमेंट को मैंने कहा कि यहां पर मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, कोई भी विदेशी आके किसी देश में कंपनी खोलेगा तो लोग कंपनी खुलवाएंगे। वहां मैंने कंपनी खोल दिया, उसी कंपनी का अकाउंट खोला और उसी कंपनी के अकाउंट में वो 98 लाख रुपया मेरे पास है, जमा कर दिया। उस 98 लाख पर सरकार ने वहां टैक्स लिया 2 लाख रुपया, वो भी दे दिया। 98 लाख रुपया हमारा बैंक में चला गया सरकार को टैक्स देने के बाद। अब कहोगे यहां 18 लाख, 20 लाख, 40 लाख देना पड़ रहा था, वहां अब 96, 2 लाख। ऐसे देश बहुत से हैं जहां पर टैक्स बहुत कम है, उसको टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं बच्चा, टैक्स का स्वर्ग। तो हमारे ऐसे बहुत से जो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां मैंने पैसा पहुंचाया। वहां पर किसी भी प्रॉपर्टी पैसा पर टैक्स नामात्र का लिया जाता है, सरकार की नजर में भी आएगा तो टैक्स पर पैसा बहुत कम लिया जाएगा एज ए टैक्स। टैक्स हेवन कंट्री में हमने अपना पैसा पहुंचा दिया, वहां पर हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, हमारा पैसा वहां व्हाइट है, हमने वहां कंपनी खोल रखा है। और जो एक्स कंपनी, एक्स नाम से, मान लो एक्स नाम से हमारी कंपनी है, अब उसी एक्स नाम का एक ब्रांच में इंडिया में डाल। भारत क्या चाहेगा? कोई विदेशी अगर आता है या कोई ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारी हो गई ना, इंडिया में ब्रांच डालना चाहता है, इंडिया तो निवेश के लिए सबको प्रोत्साहित कर रहा। इंडिया कहेगा जल्दी आइए, हम आपको बहुत छूट देंगे। इंडिया में जब मैंने ब्रांच डाला तो इंडिया के बैंक अकाउंट में मैंने अकाउंट भी खोल दिया, उस कंपनी का सीईओ मैं हूं, वहां भी मेरा ब्रांच, इंडिया में भी एक ब्रांच हो गया। इंडिया के बैंक में मैंने लीगल तरीके से उस 98 लाख को लेकर के मैं चला। सरकार ने बाहें फैला करके स्वागत किया, वेलकम डॉक्टर एस एस पांडे, थैंक्स, आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया। सरकार की नजर में तो पैसा मॉरिशस में इन्वेस्ट किया गया था, मॉरिशस के बैंक में था, मैंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया बिना एक भी रुपया दिए हुए बच्चा। अब इंडिया में हमारे अकाउंट में, हमारी कंपनी के अकाउंट में 96 लाख रुपया, 96 लाख रुपीज पड़ा हुआ है और वो व्हाइट है। उसका घर खरीद सकता हूं, उससे कार खरीद सकता हूं, उसका फ्लैट, कुछ भी। गया कितना? 4 लाख। यहां सब करता तो कितना जाता? 30, 35, 40 लाख रुपया। आप समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें जो हो रही, इसको लेयरिंग, ये जो ऐसे ऐसे घुमाया ना जो मैंने, ये घुमाना, इसको लेयरिंग। जो मेरे घर में पड़ा हुआ था पैसा 1 करोड़ बिस्तर के नीचे, वहां से हटाना, इसको प्लेसमेंट, ये घुमाना, इसको लेयरिंग। और जब हमारे अकाउंट में आ गया, उससे अब हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ कुछ खरीद लिया, कुछ कुछ खरीद लिया, इसको इंटीग्रेशन। और इस तरह से हमारा ब्लैक मनी हो गया व्हाइट मनी। मैंने कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास किया। यही है बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का स्वरूप क्या है?
यहां स्वरूप का मतलब क्या है कि यहां कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कहानी है। बहुत ज्यादा है बच्चा, बहुत ज्यादा है। भारत के नहीं, पूरे विश्व में आज मनी लॉन्ड्रिंग पूरे विश्व की एक समस्या है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरे विश्व के कुल पैसे का 2.5% मनी लॉन्ड्रिंग, 2.5% मनी लॉन्ड्रिंग। आईएमएफ ने अपना रिपोर्ट दिया है बच्चा, और वो रिपोर्ट है कि हमारा कुल जीडीपी का 4%, जीडीपी का कुल 4% मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो यही था नारा कि ब्लैक मनी हम ले आएंगे, सारा स्विस बैंक में जो पैसा जमा है उसको ले आएंगे। भारत में विश्व की मनी लॉन्ड्रिंग की कुल रकम विश्व के जीडीपी का 2.5% है। आईएमएफ का रिपोर्ट है। भारत में 600 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग, जो भारत की जीडीपी का 4% है। आईएमएफ की रिपोर्ट है। यह है बच्चा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का स्वरूप। भारत में जो कुछ प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के उदाहरण है, कुमार मंगलम बिरला, ललित मोदी, विजय माल्या, हसन अली खान, ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए। अरे केजरीवाल जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए, बहुत से, बट ये सब प्रमुख नाम है बड़े बड़े। विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड में है, ये भागे हैं इंडिया से। नीरव मोदी, ये है भारत में। और भारत में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग जारी है। भारत में ब्लैक मनी लगातार भरा हुआ है। आईएमएफ कहता है कि जीडीपी का 50% भारत में ब्लैक मनी है। और भारत में सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 25 लाख करोड़ रुपया भारत में आज ब्लैक मनी के रूप में विद्यमान है। 30 लाख करोड़ रुपया, 4% तो लॉन्ड्रिंग हो रही है, बट 50% ब्लैक मनी है। इट्स आईएमएफ रिपोर्ट। हमारे जीडीपी का 50% जो है वो ब्लैक मनी है बच्चा, ब्लैक मनी है। इसमें से यानी जीडीपी का मात्र 4% लॉन्ड्रिंग हो रही है, बाकी अभी भी 46% लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, और दुनिया के अलग अलग बैंकों में कहीं ना कहीं छुपा करके रखा हुआ। यह है भारत में ब्लैक मनी का आंकड़ा। और इसी ब्लैक मनी को भारत में मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम कब आई, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बच्चा। ये पूरे विश्व में वैश्विक समस्या रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व जो है, उसके पहले यूरोप के लोग, इंग्लैंड वगैरह अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। उन्होंने अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया, और जहां जहां गए ये ब्रिटिशर्स, वहां जम करके दोहन किया, शोषण किया। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आती है, और धीरे धीरे औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता दी जाती है। दुनिया के अलग अलग देशों में जो औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, वहां स्वतंत्रता आंदोलन उभर कर सामने आता है, और फाइनली स्वतंत्रता दी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक आते आते काफी हद तक औपनिवेशिक शासन वाले देश स्वतंत्र हो जाते। अब यूरोप, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। और अब पूरा विश्व, खासकर कि ये लोग यूरोप, अमेरिका, अब नए रूपों में वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में शामिल। आईएमएफ बनाया जाता है, विश्व बैंक का गठन किया जाता है, गैट का गठन किया जाता है, वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है, विश्व व्यापार की तरह तरह के डायमेंशन बनाए जाते हैं, और विश्व व्यापार की प्रक्रिया तीव्र होती है। कह सकते हो कि एक अर्थ का युग पूरे विश्व में तेजी से फैलता है। इस प्रक्रिया में
लोग गलत तरीके से भी धन कमाना शुरू करते। 70 में वाटरगेट कांड अमेरिका का एक बहुत बहुत बड़ा रिश्वतखोरी का कांड था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति फंसे हुए थे। वो पैसा ब्लैक मनी का था। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की, ड्रग्स की तस्करी वगैरह भी 70-80 तक आते आते शुरू हो जाती है। जुआ खाना, बहुत सारी चीजें। और यहीं से 60-70 तक आते आते ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, क्योंकि तब तक सरकार उतना ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा रही थी। टैक्स के मामले में सरकार उतना अवेयर नहीं थी। टैक्स के भिन्न भिन्न रूप, आर्थिक व्यवस्था के नए नए डायमेंशन, नए नए रूप, नए नए तकनीक विकसित होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे दुनिया में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू होता है। इंडिया में आ जाओ, थोड़ा बहुत मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले भी चलता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। इसलिए सरकार भी बहुत कॉन्शियस नहीं थी, अवेयर नहीं थी। आराम से लोग बैंक में ले जाके पैसा जमा करते थे। बैंक में किसी का फोटो भी पासबुक पर नहीं था, खाली नाम लिखा हुआ होता था, साइन किए, पैसा जमा किए। नहीं भी जमा किया, घर में भी है तो कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई टैक्स की छापेमारी नहीं हो रही थी, कोई टैक्स चोरी वाला कहानी नहीं था, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत धीमी गति से थी, कम थी। जब देश 1990 के दशक में आता है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू होता है। यही वो दौर था जब आतंकी संगठनों को दी जाने वाली फंडिंग अमेरिका द्वारा रोक दी जाती है। कई जगहों पर हमने संदर्भित किया। यही वो दौर था जब आतंकी संगठन और संगठित अपराध के बीच लिंकेज शुरू होता है और दोनों मिलकर के ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी में लग जाते। यही वो दर था जब जमकर तस्करी से कमाई होती। यही वो दौर था जब अपराध को एक संगठन के रूप में चलाने का काम शुरू होता है, और जब अपराध संगठन के रूप में चलता है तो जमकर पैसा आता है अपराधियों के पास। डी कंपनी टाइप ढेर सारे छोटे छोटे कंपनी टाइप लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं। और जब अपराधियों के पास विभिन्न स्रोतों से पैसा आएगा तो उसका एक हिस्सा तो अधिकारियों को जाएगा ही जाएगा। तो अधिकारियों को, नेताओं को अगर हम नहीं देंगे तो सिस्टम में रहते हुए अपराध नहीं कर पाएंगे, रिश्वतखोरी बढ़ती है। यही वो दौर था जब 90 के दशक में ढेर सारे जेल में बंद, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थिरता थी वो भी डिस्टर्ब होती। गठबंधन वाली सरकार आती है, जनता दल की सरकार आती है, सरकार अस्थिर होती है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर सरकार टूटती है, फिर चंद्रशेखर जी बनते हैं, फिर चुनाव आता है। ना तो मजबूत सत्ताधारी दल होता है। कांग्रेस एक लंबे समय से मजबूत सत्ताधारी दल था, लेकिन 90 तक आते आते ये भी कमजोर हो जाता है। इसको गठबंधन से सरकार बनानी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी भी उस समय मजबूत नहीं था, ना तो मजबूत सरकारें थी, ना ही कोई मजबूत विपक्ष था। यही वो फेज था जब राजनीति का अपराधीकरण होता है। बहुत सारे अपराधी तत्व जेल में रहते हुए चुनाव जीतते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, संसद में, विधानसभा में, और ये अपराधी नेता बनते हैं तो अपराध और ज्यादा बढ़ता है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट तेज हो गया था, बच्चा, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था, सड़क बनाने का काम, रेल बनाने का काम, और बड़े बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर आ गए थे। इस तरह से सब रेल माफिया, सब कई रूपों में माफिया बन गए। बालू माफिया, पहाड़ माफिया, पत्थर माफिया, रेल माफिया, मटका माफिया, शराब माफिया, ये अलग अलग व्यवसाय जो इलीगल तरीके से होने लगा या लीगल की दायरे में इलीगल तरीके से होने लगा। हमने लीगल तरीके से बालू निकालने का नदी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कागज में लिखा हुआ है कि भाई हम प्रतिदिन 1000 ट्रक बालू निकालेंगे, और हम प्रतिदिन 10,000 ट्रक बालू निकालते हैं और कुछ पैसे रिश्वत के रूप में दे देते हैं लोगों को। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो लीगल तरीके से ढेर सारे बिजनेस और व्यवसाय बढ़े, उसमें कई इलीगल तरीके से धंधे शुरू हो गए। राजनीति में जो अपराधी आए, उन्होंने राजनीति में रहते हुए अपराध करना शुरू किया, जिसके चलते अपराध ब्लैक मनी लोगों के पास आया।
90 का दशक ब्लैक मनी का दशक था। 90 के दशक में ढेर सारे लोगों के पास ब्लैक मनी जब आया, और जब ब्लैक मनी बिस्तर के नीचे भर गया भर गया भर गया भर गया, तो क्या करेंगे? कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इन्हीं सब परिस्थितियों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता को जन्म दिया, क्योंकि बिस्तर के नीचे मेरे पास 10,000 करोड़ है, लेकिन मैं उसका उपभोग नहीं कर पा रहा। अब वो व्हाइट में होगा तभी उपभोग कर पाऊंगा। अब जिनके पास ब्लैक मनी आया वो चिंतित होने लगे, कैसे इसको व्हाइट में करे, कैसे इसको व्हाइट में करे, कैसे इसको व्हाइट में करे। परिणामतः ब्लैक को व्हाइट में करने के ढेर सारे डायमेंशन, ढेर सारे तकनीक विकसित होते चले गए, और उन्हीं तकनीकों से ब्लैक मनी को भारत में व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम शुरू हुआ। आतंकी संगठन हो चाहे संगठित अपराधी हो, संगठित अपराधी बड़े संगठन के रूप में अपराध कर रहा, लेकिन जो पैसा आ रहा वो ब्लैक मनी है। बच्चा ज्यादा जरूरत तो उसको है कि उस ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट करे। तो संगठित अपराध का दायरा बढ़ा, ब्लैक मनी का आगमन भी उतना ही तेजी से हुआ। राजनीति के अपराधीकरण जब हुए तो वही संगठित अपराध करने वाले अपराधी राजनीति में पहुंच गए, ब्लैक मनी का दायरा और ज्यादा बढ़ा। 90 के दशक से कहानी शुरू होती है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की, तेजी से। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का सिस्टम यदि बन जाएगा बच्चा, तब तो पूरी देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग अगर धनाधन होने लगेगा तो ब्लैक मनी, एक तो ब्लैक मनी लाने का प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर ब्लैक मनी आ रहा और हम उसको व्हाइट नहीं कर पा रहे तो बिस्तर के नीचे सड़ जाएगा, कोई सुख नहीं भोग पाएंगे हम। लेकिन अगर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का सिस्टम डेवलप हो गया तो फटाफट हम व्हाइट करके एंजॉय करेंगे। तो बताओ कि ब्लैक मनी लाने की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। अगर ब्लैक मनी हमारा सड़ने लगे तो फिर हम ब्लैक मनी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भैया भाड़ में जाए, नहीं अपराध करना है, क्योंकि उस अपराध से प्राप्त पैसा का हम यूज ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा अपराध करने से। लेकिन अगर यूज करने की संभावनाएं बढ़ गई तो अपराध की संभावना भी बढ़ेगी। नब्बे के बाद ये सारी घटनाएं भारत में उभर कर सामने आई, और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने या मनी लॉन्ड्रिंग के ढेर सारे तकनीक प्रचलन में आए। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रचलित तकनीक पे हम चर्चा करते हैं कि इंडिया में किस किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको एक होटल का उदाहरण दिया, मैंने आपको हवाला का उदाहरण दिया, कुछ और इसी तरह के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रचलित तकनीक की चर्चा करेंगे कि किस किस तकनीक या तरीके से भारत में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया गया है। चलिए कुछ तकनीक को देखते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी एक अच्छा प्रचलित तकनीक है। ट्रस्ट एक गैर सरकारी संगठन है। जब कुछ अच्छे लोग हमारे जैसे, आपके जैसे, जिसके मन में वेलफेयर करने का विचार आता है, मन करता है कि हम समाज के कमजोर लोगों के लिए कुछ करें, हमारे अंदर दया का भाव भरा पड़ा है, हम दयालु हैं और कुछ लोगों को करने के लिए, कुछ लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम करेंगे केवल, पैसे नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे? हम एक ट्रस्ट बना लेंगे। हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि अगर कुछ इस तरह के लोग काम करना चाहते हैं तो ट्रस्ट बना सकते हैं। एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ये सरकारी संगठन नहीं है, ये ट्रस्ट है। हमने ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया, हम उसके ट्रस्टी बन गए। ट्रस्टी कौन? डॉक्टर एस पांडे। ट्रस्ट क्या? भारतीय शिक्षा फाउंडेशन। काम समाज के गरीब लोगों को निःशुल्क शिक्षा देना, काम समाज के गरीब लोगों को निःशुल्क शिक्षा देना, या गरीब लोगों की मदद करना, गरीब लोगों को इलाज करना,
कई 3 4 5 6 काम लिखवा देंगे। अब हम काम करते कैसे हैं, ट्रस्ट काम कैसे करता है? तो ट्रस्ट में जो दान करता है, किसी को मन में दान करने का आया तो उसने हमारे ट्रस्ट में 10,000 रुपया डाल दिया, किसी ने 1,000 रुपया डाल दिया, किसी ने 5,000 रुपया डाल दिया, किसी ने 50,000 रुपया डाल दिया। हमारे ट्रस्ट में ढेर सारा पैसा, ट्रस्ट का अकाउंट खुल जाएगा। ट्रस्ट का हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ट्रस्ट का अकाउंट खोल दिया। ट्रस्ट में लोग दान करता पैसा जमा करने लगे, पैसा जमा करने लगे। ट्रस्ट के अकाउंट में 10 20 लाख 50 लाख हो गया। अब उसी पैसे से हम वेलफेयर का काम करते हैं। उस अकाउंट के ट्रस्टी हम हैं तो उस अकाउंट पर मेरा अधिकार है, राइट? ये है ट्रस्ट, और ऐसे ही ट्रस्ट काम करता है बच्चा। अब ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगा? तो मैं हूं डॉक्टर एस पांडे, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है ब्लैक मनी। सबसे पहला काम किया मैंने कि ट्रस्ट खोल दिया। ब्लैक मनी हमारा कैश में पड़ा हुआ है घर के अंदर, मैंने एक ट्रस्ट खोल दिया, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम। और अब हम धीरे धीरे अलग अलग लोगों के नाम से उस अकाउंट में पैसा जमा करने लगे। डेली हम अपने बिस्तर के नीचे से 10,000 5,000 50,000 ले जाते और अलग अलग लोगों को भेज देते, और लोग बैंक में जाकर के और उसी हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा डालते। अलग अलग नामों से पैसा आता, क्योंकि एक लिमिट होता है ना कि इतने कम पैसे अगर जमा करते हैं तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी के अकाउंट में आप अपना नाम लिख दिए, गलत नाम लिख दिए, रमेश महेश गणेश दिनेश, 8 10 तो बैंक को चुन लिया और वहीं से अब उसमें पैसा डलवा रहे और धीरे धीरे करके 1 करोड़ रुपया ट्रस्ट के अकाउंट में डलवा दिया। ट्रस्ट में बाहर से किसी ने दान 1 रुपया नहीं दिया बच्चा। रियल में क्या है, वो हमारा ब्लैक मनी जो था उसको मैंने ट्रस्ट के अकाउंट में डाल दिया। अब वो ट्रस्ट के अकाउंट में हमने क्या दिखाया, दान से प्राप्त हुआ। दान का है तो टैक्स भी नहीं देना है, दान का है तो टैक्स भी नहीं देना है। ये इतना शानदार मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है जिसमें टैक्स कुछ भी नहीं देना है बच्चा, कुछ भी नहीं गया। फर्क यही है कि ओएसएस पांडे के अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, वो शिक्षा फाउंडेशन के अकाउंट में पैसा रहेगा। बट परोक्षता हो किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है। उसमें जब चाहे तब मैं निकालूंगा, जब चाहे तब मैं कुछ भी खरीद दूंगा। ट्रस्ट के नाम पे कार खरीद लिया, ट्रस्ट के नाम पे फ्लैट खरीद लिया, ट्रस्ट के नाम पे ऑफिस बना दिया, उसी फ्लैट को कुछ भी कर सकता हूं यार। बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आ रहा है तो मैं ट्रस्ट का इनकम दिखा रहा हूं, आजीवन ट्रस्ट का मालिक मैं ही रहूंगा। यही है ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जो जो केस हो चुका है और जिस पर चार्जशीट जा चुका है, समझ में आ रहा मेरी बात, उसी को मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है और आपको दिखाया है, जो पॉपुलर है। नए नए नहीं, नए नए में भी समझ सकते हो आप, जो हो रहा अखबारों में पढ़ रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस में फंस रहे हैं लोग। मैंने एक उदाहरण दिया है, ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रचलित तरीका है, और इसमें आपके सामने एक एग्जांपल मैं दिया हूं जो मैंने आपको टेररिज्म को पढ़ाते समय दिया था। सैयद सलाउद्दीन के आतंकी संगठन का नाम क्या है, याद होगा आपको, हिजबुल मुजाहिदीन। 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन का गठन किया सैयद सलाहुद्दीन ने। सैयद सलाहुद्दीन वो आदमी थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा था, चुनाव में धांधली हुई थी, इसका विरोध इन्होंने किया था। पाकिस्तान के सहयोग से इन्होंने एक आतंकी संगठन को बनाया, हिजबुल मुजाहिदीन। सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान के सबसे चहेते आतंकी। अब कहानी क्या है, कहानी रियल कहानी है जिसको कि मैं एग्जांपल के रूप में आपके सामने दिया हूं। हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन के पास काला धन 13 करोड़ रुपया था। इनके पास ऑलरेडी ब्लैक मनी 13 करोड़ रुपया था, राइट। 13 करोड़ रुपया को इनको व्हाइट में कन्वर्ट करना था। इन्होंने क्या किया कि एक जम्मू कश्मीर राहत ट्रस्ट का निर्माण किया। बड़ा क्लियर है, जम्मू कश्मीर राहत ट्रस्ट का काम क्या होगा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत प्रदान करना, वेलफेयर का काम, राइट। और अलग अलग नामों से सैयद सलाहुद्दीन द्वारा
13 करोड़ काला धन को टुकड़ों में दान के रूप में ट्रस्ट में जमा कर दिया गया। जो मैंने दिखाया आपको, दान के रूप में ट्रस्ट में जमा कर दिया गया। ओके, और ट्रस्ट में जैसे ही जमा हुआ, सैयद सलाहुद्दीन का 13 करोड़ काला धन सफेद धन के रूप में शोधन हो गया, धुल गया। इस तरीके से ट्रस्ट आज के डेट में बिना 1 रुपया खर्च किए हुए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है, बेहतर तरीका है। भारत में एक प्रचलित तकनीक के रूप में है और ढेर सारे एनजीओ और ट्रस्ट इस काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे एनजीओ और ट्रस्ट तो केवल ब्लैक को व्हाइट करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपराध या तमाम तरह की रिश्वतखोरी से पैसा आता है, वो एक ट्रस्ट बनाकर बैठे हुए हैं, उसी में दिखाते हैं और ब्लैक को व्हाइट करके उसको एंजॉय करते हैं। सेल कंपनी, अगला तरीका। दूसरा, सेल कंपनी या काल्पनिक खरीद बिक्री द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। सेल कंपनी का मतलब होता है फर्जी कंपनी। अभी अभी अखबारों में आप पढ़ते होंगे, जो कहानियां चल रही है, तो सेल कंपनी शब्द का प्रयोग बार बार अखबारों में आ रहा है। वो कंपनी जो वास्तव में नहीं, केवल कागज पे, उस कंपनी का वास्तव में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, केवल कागज पे है। उस कंपनी का लाभ हानि वास्तव में कुछ नहीं है, केवल कागज पे है। ये सेल कंपनी का लाभ। और इस तरह के सेल कंपनी के माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, जम के की जा रही। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ ब्लैक मनी, राइट। मैं अपनी बातों को कह रहा हूं, सामने स्लाइड भी आपको लगा देता हूं। मेरे पास 10 करोड़ ब्लैक मनी है। मैंने क्या किया, मैंने कागज पर एक कोचिंग खोल दिया, राइट। मिस्टर एक्स के पास काला धन 10 करोड़। वो काला धन कहीं से भी आया होगा, डकैती करके, बैंक डकैती करके, रिश्वतखोरी करके। अब उस काला धन को व्हाइट में कन्वर्ट करना है। मैंने एक कोचिंग कंपनी खोल दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, और फिर हमारी कोचिंग में ये पूरी तरह सेल कंपनी नहीं है, ये काल्पनिक खरीद बिक्री है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें है ही नहीं वास्तव में, यहां तो है। यहां हमारी कंपनी में कुल वास्तविक एडमिशन या आय 1000 है, मतलब साल में 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया, 50,000 हमने फीस रखा, हमारा साल का सेल हुआ 5 करोड़ रुपया। ये काल्पनिक खरीद बिक्री। देखो हमने क्या किया, हमने कोचिंग में कुल प्रदर्शित छद्म नामांकन आय 3000 दिखाया। एडमिशन कितना हुआ था, 1000, हमने दिखाया कितना, 3000। अब 3000 गुने 50,000, हमारे पास कितना पैसा आ गया बच्चा, 15 करोड़ रुपया आ गया। 5 करोड़ रुपया जो आया और 10 करोड़ रुपया जो हमने बिस्तर के नीचे रखा था ब्लैक, वो उसमें डाल दिया और 15 करोड़ को बैंक में जमा करा दिया। 15 करोड़ पर सरकार को टैक्स दे दिया, 15 करोड़ पर कर भुगतान टैक्स सरकार को दिया। और जैसे ये टैक्स सरकार को दिया, अब सरकार की नजर में कहीं रखूं, मिस्टर एक्स के 10 करोड़ काला धन सफेद धन के रूप में शोधन हो गया। 5 तो सफेद था ही, 10 जो हमारे बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था वो भी व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। ये काल्पनिक खरीद बिक्री। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कोई कोचिंग है ही नहीं, उस जगह पर गए तो कुछ नहीं, एक तो घर पड़ा हुआ है, 2 आदमी रह रहे, एक भी एडमिशन नहीं है, और मैं हर महीने 200 एडमिशन दिखा रहा हूं रजिस्टर पे, और हर महीने अपने ब्लैक मनी से लेकर के बैंक में जमा कर रहा हूं कि 200 एडमिशन हुआ हमारा। ये पूरी तरह से सेल कंपनी कहलाएगा, 100%। समझ में आ रहा? तो सेल कंपनी द्वारा या काल्पनिक खरीद बिक्री द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी एक प्रचलित तरीका है बच्चा। क्लियर?
दोनों समझ में आ चुका होगा। हवाला या राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला या राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। हवाला क्या है, थोड़ा सा मैं यहां समझाना चाहूंगा आपको। बच्चा, जब हम कोई पैसा लीगल तरीके से एक देश से दूसरे देश में ले जाते तो हमें टैक्स देना पड़ता है। हर देश का अपना निर्धारित टैक्स है। हमें टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस पैसे का स्रोत हमें बताना होगा। सपोज कीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया ब्लैक मनी है, मैंने बैंक लूटा था, वो पैसा पड़ा हुआ। अब इस 1 करोड़ रुपए को मैं दूसरे देश में ले जाना चाहता हूं तो भारत सरकार की नजर में आएगा। अगर लीगल तरीके से ले जाना चाहता हूं, हमें 1 करोड़ रुपए पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सरकार को दिखाऊंगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। दो खतरा है, एक तो उस पैसे पर सरकार को टैक्स दिखाना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया, कैसे आया। स्रोत पूछेगा, पता चलेगा बैंक डकैती से तो ऐसे ही जेल जाऊंगा। स्रोत पूछेगा ना सरकार, ये पैसा कहां से आया। या तो फिर आप उसको लॉन्ड्रिंग के चक्रव्यूह में डालिए और उसको फिर दिखाइए टैक्स वैक्स पे करके। नहीं तो स्रोत पूछेगा, स्रोत में फंसोगे, जेल जाओगे। इसके अलावा फिर जब दूसरे देश में हम ले जाएंगे तो उस ले जाने का कुछ पैसा हमको देना पड़ेगा। इस पैसे पर जो भी कैपिटल गेन टैक्स, तरह तरह के टैक्स होते हैं। या कोई दूसरे देश का आदमी इंडिया में पैसा ले आना चाहता है और उसके पास व्हाइट है, बिल्कुल दूसरे देश में उसका बिल्कुल व्हाइट मनी है, अगर वो इंडिया में ले आना चाहता है बच्चा, तो उस देश की नजर में तो है ही, इंडिया में उस पैसे पर जो टैक्स लगेगा उसको देना पड़ेगा। लेकिन यदि वहां पर वो ब्लैक है तब तो और समस्या है, स्रोत भी बताना पड़ेगा। वहां अगर व्हाइट है तब भी उसको पैसा देना पड़ेगा। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका पैसा, आपका नहीं, आपके भैया अमेरिका में जॉब करते हैं, राइट। आपके भैया अमेरिका में जॉब करते हैं और आपके भैया की सैलरी जो मिलती है उसके माध्यम से उनके पास ढेर सारा पैसा है। 35-40% गवर्नमेंट को वहां टैक्स देते हैं। टैक्स देकर के उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। वो आपकी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपया भेजना चाहते हैं अमेरिका से। आपकी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपया आपके भैया भेजना चाहते हैं। अब आपके पास भैया पैसा भेज, वो उनका व्हाइट मनी है, बैंक में है, स्रोत वगैरह दिखाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी भेजने में लगभग 7-8-10% का टैक्स चला जाएगा, 15% का टैक्स चला जाएगा। भारत सरकार जो लेगी उस पैसे पर तो 10% का टैक्स चला गया, यानी 1 लाख रुपया टैक्स में चला जाएगा। लीगल तरीके से वो पैसा आपके भाई के पास चला आएगा। आप अमेरिका में हो या आपके भैया अमेरिका में है, आप यहां पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, 10 लाख रुपया उन्होंने दिया आपको लीगल तरीके से, तो लगभग उसमें 1 लाख रुपया चला गया टैक्स के रूप में। तो आपके भैया क्या करेंगे, इलीगल तरीके से आपके पास पैसा पहुंचाएंगे। अब इलीगल तरीके से पैसा पहुंचाने का क्या तरीका है बच्चा, इलीगल तरीके से पैसा पहुंचाने का क्या तरीका है। आपके भैया यहां अमेरिका में बैठे हैं ब्रदर, और आप यहां इंडिया में हो ब्रदर। अमेरिका में ये है हवाला एजेंट HA, और इंडिया में एक बैठा है हवाला एजेंट HA। ये दोनों का कनेक्शन है, ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। पैसा भाई का है, भाई के पास जाना है, बड़े भाई का है,
छोटे भाई के पास जाना। इस बड़े भाई ने अमेरिका में इस हवाला एजेंट से संपर्क किया। ये हवाला एजेंट भाई, मेरा 10 लाख रुपया इंडिया में मेरे भाई के पास पहुंचाओ। इलीगल तरीके से क्या लोगे? हवाला एजेंट ने कहा 2%, मतलब 10 लाख का 20,000। ज्यादा नहीं है, सस्ता है। आपके बड़े भैया ने डन किया कि मैंने आपको 20,000 दिया, ये 10 लाख मेरे भाई को पहुंचाओ। ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, हवाला हवाला बहुत सुने हो बच्चा। अब ये एजेंट ने इस एजेंट को संपर्क किया। दोनों एजेंट है, हवाला एजेंट है कि भाई 10 लाख रुपया इंडिया में बी भाई साहब को देना है। कैसे होगा? मैनेज। ओके। अब अमेरिका में एक है मिस्टर एक्स और इंडिया में एक है मिस्टर वाई, राइट? वाई ने अमेरिका के एक्स से 10 लाख रुपया का सामान खरीदा है और इनको 10 लाख रुपया पेमेंट करना है। समझ में आ रहा मेरी बात? इंडिया के वाई को अमेरिका के एक्स को 10 लाख देना है। उन्होंने इस भाई साहब से संपर्क किया, एजेंट भाई, अमेरिका में एक मेरा बंदा है मिस्टर एक्स, उसको 10 लाख रुपया देना। आप 10 लाख रुपया दिलवाने का व्यवस्था करो, मैं आपको इंडिया में 10 लाख रुपया दे दूं। डन। इसने कहा 2% लगेगा भाई साहब। वाई ने कहा 2%। डन। यहां पर आपके भाई साहब ने कहा था 2%। डन। ओके। अब वाई ने इनको 10 लाख रुपया दे दिया। वाई ने 10 लाख रुपया इनको दिया और इन्होंने 10 लाख रुपया ले जाकर इनको दे दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और यहां पर बी ने इनको 10 लाख रुपया दिया एजेंट को और एजेंट ने इनको ले जाकर 10 लाख रुपया दे दिया। क्लियर? बोलो। एक्स को भी 10 लाख रुपया मिल गया और आपको भी 10 लाख रुपया। पैसा इंडिया वाला इंडिया में ही रह गया, अमेरिका वाला पैसा अमेरिका में ही रह गया। यहां मिस्टर वाई ने 2% दिया, 1% यहां के एजेंट ने रख लिया 10,000 और 10,000 वहां वाले को दे दिया। बात को समझो। और वहां जो 20% मिला, 10% उसका हिस्सा 10,000 और 10,000 यहां के एजेंट का हिस्सा। अब उस 10,000 देने की भी जरूरत नहीं है। इसके पास जो 20,000 आया 2% यही रख लिया, इसके पास जो 20,000 आया यही रख लिया। 20,000 का दोनों को फायदा हुआ। 1 लाख जाता 20,000 में काम हो गया, 80,000 बच गया। 9,80,000 रुपया आपके भाई का पैसा आप तक पहुंच गया। ये कहलाता है हवाला। मेरे ख्याल से हवाला का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ये कहलाता है हवाला। हवाला के माध्यम से पैसा भेजना अक्सर सुनते होंगे। हवाला के माध्यम से पैसा ऐसे ही भेजा जाता है। अगर वो लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन होगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा। यह टैक्स बचाने का एक बेहतरीन माध्यम है। या फिर पैसे का स्रोत अगर बताने से बचना चाहते हो, पैसे का स्रोत अगर डकैती है, अपराध है, तो फंस जाओगे। आप लोग सुनते होंगे कि भारत के कई लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है।
स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है। कभी सोचते हो कि वो पैसा वहां ये लोग पहुंचाया कैसे होगा? बोरा में भर के ले गए होंगे? सोचने वाली बात है। हवाला के माध्यम से। यार वो पैसा यहां पर रिश्वत से लाया गया पैसा है, ड्रग्स की तस्करी का पैसा है। इसको स्विट्जरलैंड में कैसे ले जाओगे? पैसा पकड़ा जाएगा तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, पैसा का स्रोत नहीं बताने के कारण तुम जेल में जाओगे। लीगल तरीके से ले जाओगे तो भी स्रोत, मान लो सोचो कि टैक्स देकर के निकल लिए, कैसे निकलोगे? कहां से पैसा आया आपके पास? आपके पास उपाय है कि हवाला एजेंट को पकड़िए, कुछ कमीशन दीजिए, उस पैसे को आप स्विट्जरलैंड में पहुंचा दीजिए, वहां के बैंक में जमा कीजिए। अब पूछोगे वहां के बैंक में जमा कैसे होगा सर? वहां के बैंक में जमा कैसे होगा? इस बात के लिए मैं दो टर्मिनोलॉजी आपको यूज करता हूं। एक को हम कहते हैं टैक्स हेवन कंट्री। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो टैक्स हेवन कंट्री कहलाते हैं। टैक्स हेवन कंट्री का मतलब क्या होता है बच्चा? हेवन मतलब स्वर्ग, टैक्स के मामले में स्वर्ग देश। वहां पर किसी भी प्रॉपर्टी पर टैक्स, पैसे पर टैक्स नहीं लगता है या ना के बराबर लगता है, 1%, 2%। और दूसरा, वहां आपके पास पैसा कहां से आया इसका स्रोत भी नहीं पूछा जाता। स्वर्ग है या नहीं है? डकैती करके लाए हो, लूट करके लाए हो, कहां से लाए हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपने 50 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया, स्विट्जरलैंड इज अ टैक्स हेवन कंट्री, मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन कंट्री, सिंगापुर इज अ टैक्स हेवन कंट्री, लग्जमबर्ग इज अ टैक्स हेवन कंट्री। ये सब वो देश है जहां कोई पैसा कहां से लाता है इसके बारे में नहीं पूछा जाता, कोई स्रोत नहीं पूछा जाता। ले आए, लाइए। 1 या 2% टैक्स लेकर के तो अगर किसी भी टैक्स हेवन कंट्री में आप पैसा लेकर चले गए बच्चा, तो यहां पर अगर तुम ब्लैक को व्हाइट करना चाहते हो सरकार की नजर में ला करके, तो टैक्स भी देना पड़ेगा। और अगर वो पैसा आपका गलत तरीके से, अपराध से प्राप्त किया गया है, तो स्रोत बताने में जेल चले जाओगे। और यहां पर तो 2%, 1% दे के 2% हवाला को दिए, 2% और पैसा पहुंचा दिए मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, किसी भी टैक्स हेवन कंट्री में, राइट? वहां पैसा वहां के बैंक में जमा, वहां 2% दे दिए और वहां के बैंक में जमा कर दिए, कहीं पर भी वहां कंपनी बना के इन्वेस्ट कर दिए। इसी को हम कहते हैं टैक्स हेवन कंट्री। याद रहेगा, इज कॉल्ड टैक्स हेवन कंट्री। एक टर्म और हम लोग यूज करते हैं, DTAA, टैक्स हेवन कंट्री। तो मैंने बता ही दिया बच्चा, ये हवाला क्लियर है ना? हवाला, हवाला मैंने आपको समझा दिया। एक टर्म है टैक्स हेवन कंट्री और दूसरा टर्म है DTAA, डायरेक्ट टैक्स एवॉइडेंस एग्रीमेंट। डायरेक्ट टैक्स एवॉइडेंस एग्रीमेंट। कोई देश अपने को टैक्स हेवन कंट्री के रूप में क्यों रखता है? अगर कोई देश अपने को टैक्स हेवन कंट्री के रूप में रखेगा तो दुनिया के अन्य देशों का पैसा बड़ा तेजी से आएगा। ये सारा ब्लैक मनी कमाने वाले, दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, वो ऐसे कंट्री में ढेर सारे लोग ले आएंगे तो वहां पर इन्वेस्ट करना, निवेशक बढ़ेंगे। अगर इंडिया को दुनिया के देशों से निवेश बढ़ाना है तो दुनिया के देशों से आने वाले पैसे पर अगर टैक्स कम कर दे, एग्जाम्पल दे रहे, बहुत सारे ब्लैक मनी जो दुनिया में रखे हुए हैं वो फटाफट ला करके इन्वेस्ट करते। तो अगर हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है तो टैक्सेस पे बहुत कम रखना होगा। टैक्स हेवन कंट्री, इसीलिए मॉरिशस चाहेगा कि दुनिया का पैसा उनके पास आए ताकि वहां पर डेवलपमेंट
तेज हो, उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तमाम तरह का काम किया जा सकता है। DTAA, DTAA हमने अभी एक शब्द दिया, यहां पर ऐसे करो, हवाला, DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। शब्द से ही लग रहा कि किसी कैपिटल प्रॉपर्टी पर, किसी पैसे पर, कैपिटल पर 2 बार टैक्स देने से अवॉइड करने वाला एग्रीमेंट। अगर आप किसी भी कैपिटल पर कैपिटल गेन टैक्स के रूप में कुछ भी एक बार टैक्स दे चुके हो तो दोबारा आपको देने की नौबत नहीं आए। सपोज करो आप अमेरिका में कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सैलरी मिली आपको 10 लाख महीना सैलरी मिली, 1 करोड़ रुपया आपके पास आया, तो 1 करोड़ रुपया पे टैक्स पे कर चुके हो आप। 10 लाख रुपया सैलरी मिल रही, उसमें टैक्स दे रहे हो, 2 साल में आपने 1 करोड़ जमा कर दिया, तो टैक्स पेड है। अब उस 1 करोड़ रुपया को लेकर के इंडिया में आते, इंडिया में इन्वेस्ट करने आते, इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हो तो क्या होगा? अगर उस पैसे पर इंडिया भी टैक्स ले ले तो उसी कमाई पर आपको 2 बार टैक्स देना हुआ कि नहीं हुआ? होगा। तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि ऐसी जगह पर जाकर इन्वेस्ट करें जहां पर 2 बार टैक्स देना ना पड़े। भारत क्या चाहता है कि आप जैसे लोग जो इंग्लैंड अमेरिका में एनआरआईज के रूप में रह रहे हो, आपके पास ढेर सारे डॉलर, यूरो, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हो, आप जैसे लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। लेकिन इंडिया अगर यहां भी टैक्स लेने लगे तो आप हिचकिचाओगे। तो आप जैसे लोगों को इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार क्या करेगी? सरकार ऐसे देशों के साथ डीटीए साइन करती है, एग्रीमेंट, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमारी सरकार ने कई देशों के साथ डीटीए साइन कर रखा है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है। और जिन जिन देशों के साथ डीटीए साइन है, उस देश का व्यक्ति अगर इंडिया में आता है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसके उस पैसे पर डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऑलरेडी वहां पर टैक्स दे चुका। अब मामला समझ में आ गया? हवाला से आप 1 करोड़ लेकर गए थे, याद आया? हवाला को 2% दिए, 2% मॉरिशस की सरकार को आपने दे दिया, 4% आपका खर्च हुआ, वहां पर आपने एक कंपनी खोल दिया, उस कंपनी में पैसा जमा कर दिया कंपनी के अकाउंट में, 2% आपने सरकार को टैक्स दे दिया है, तो मॉरिशस की नजर में आपका पैसा व्हाइट है। और फिर जब आप कहते हो, इंडिया में एक एप्लीकेशन देते हो कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, हम हैं इंडिया के बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में, हम है मॉरिशस में, हमने इन्वेस्ट कर रखा है, मॉरिशस में हम काम करते हैं, वहां को पैसा कमाए हैं, वहां हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, जो भी हम 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहते हैं, 10 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का करना चाहते हैं, और 100 करोड़ लेकर के हम आ रहे हैं। हमने इंडिया में भी अपना एक ब्रांच खोला, उसका एक अकाउंट खोला, और जब हम 100 करोड़ रुपया इंडिया में उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का मॉरिशस के साथ डीटीए साइन है, इंडिया का मॉरिशस के साथ डीटीए साइन है। तो भारत ने मॉरिशस के साथ डबल टैक्स अवॉइड, मॉरिशस या किसी भी देश के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर साइन कर रखा है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, समझाने का प्रयास कर, वहां का अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लेकर के आता है और उस पैसे पर उस देश में वो टैक्स दे चुका है, तो दोबारा उसको इंडिया में देने की जरूरत नहीं है। या इंडिया का कोई व्यक्ति उस देश में जाता है और इंडिया में वो टैक्स दे चुका है, तो उसको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, राइट? और यहीं पर एक और शब्द, डीटीए क्लियर हो गया, यहीं पर एक और शब्द मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग
राउंड ट्रिपिंग। अभी जो हुआ, ऊपर का तीनों उदाहरण जो मैंने दिया, उसी को हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। इंडिया का आदमी, इंडिया के आदमी के पास ब्लैक मनी, इंडिया की सरकार की नजर में आएगा तो सोर्स है बैंक डकैती, पकड़ा जाएगा। वह या रिश्वत या टैक्स बचाकर कुछ भी, वह हवाला के माध्यम से पैसा 100 करोड़ 10 करोड़ मॉरिशस ले जाता है। मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन कंट्री। मॉरिशस गवर्नमेंट को वो पैसा शो करता है, दिखाता है। पहले मॉरिशस में कंपनी खोलेगा, पहले वो मॉरिशस में कंपनी खोलेगा। इंडियन हूं मैं मॉरिशस में कंपनी खोलना चाहता हूं, चलाना चाहता हूं। मॉरिशस भी कहेगी वेलकम। कंपनी खोल दिया और व्हाइट अकाउंट में पहले व्हाइट पैसा टैक्स दे करके 1 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जमा कर दिया। वहां पर साल भर कंपनी में दिखाता गया और हवाला से जो पैसा लेकर गया था वो सीधे सीधे बैंक में डाल दिया। 2-4 बार 5-6 बार कमाया, फायदा दिखाया। क्या पड़ा हुआ था मेरे पास, 2% टैक्स दिया और बैंक में जमा कर दिया। बैंक में 10 करोड़ 100 करोड़ हो गया। यहां से गया और वापस आना राउंड ट्रिपिंग कहलाता है। तो हवाला के माध्यम से एक टैक्स हेवन कंट्री में हमारा पैसा जाता है, उस टैक्स हेवन कंट्री से डीटीए साइन होता है इंडिया को, फलता उस पैसे को इंडिया में कंपनी खोल करके अकाउंट खोल करके हम ट्रांसफर करते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि डीटीए साइन है इसलिए इंडिया में हमें दोबारा टैक्स डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा और हमारा पैसा व्हाइट होकर इंडिया में वापस आ गया। इसको राउंड ट्रिपिंग, इसको हम कहते हैं हवाला और राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। यही समझाने के लिए मैंने इस 4 टर्म को एक्सप्लेन करने का आपके सामने प्रयास किया। यह है आपका हवाला और राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रचलित तकनीक, इस तकनीक को पहले हम समझते हैं। तो मैंने लगभग समझा दिया। एग्जाम्पल मैं दिया हूं यूएस प्रेसिडेंट का 70 के दशक में यूएस में वाटरगेट कांड हुआ और वहां के जो प्रेसिडेंट निक्सन थे, वाटरगेट कांड से जो निक्सन के पास ढेर सारा पैसा आया, निक्सन ने क्या किया, उस पैसे को हवाला के माध्यम से मैक्सिको पहुंचा दिया। मैक्सिको इज अ टैक्स हेवन कंट्री। यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के पास वाटरगेट कांड से प्राप्त काला धन निक्सन द्वारा हवाला के माध्यम से उस धन को मैक्सिको पहुंचाया गया। मैक्सिको पहुंचाया गया। निक्सन द्वारा उस पैसे का मैक्सिको की कंपनी में निवेश किया गया, राइट। और कंपनी में निवेश करने के बाद निक्सन द्वारा उस धन को वैध रूप से मियामी की एक कंपनी के द्वारा यूएस में प्राप्त कर लिया गया, अमेरिका में प्राप्त कर लिया गया और निक्सन का काला धन का सफेद धन के रूप में शोधन हुआ। यह सही एग्जाम्पल, निक्सन महोदय इस केस में फंसे हुए थे, उन्होंने ऐसा किया था। इस कॉल हवाला एंड राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का उदाहरण जो मैंने आपको बताया वही है। जब हमारे पास इस तरह से ब्लैक मनी होता है जिसको हम स्रोत भी सरकार को नहीं बता सकते, जेल चले जाएंगे। हवाला के माध्यम से हम वैसे कंट्री में पहुंचाते हैं जो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां उसको हम व्हाइट कर देते हैं। हम वैसे टैक्स हेवन कंट्री में जाते हैं जिसका इंडिया के साथ डीटीए साइन है और फिर वापस हम इंडिया में एक कंपनी में ले आते हैं और यहां के अकाउंट में रख देते हैं। हो गया हमारा व्हाइट। ये एक और तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का बच्चा, बैक टू बैक लोन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। बैक टू बैक लोन समझते हो? बैक टू बैक लोन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। एक अमेरिका में गैंगस्टर था, गैंगस्टर समझते हो ना, मेयर लिंस्की। ये 60-70 के दशक में बहुत बड़ा गैंगस्टर था अमेरिका में, 80 के दशक में मर गया। वो उसी के नाम से बैक टू बैक लोन का कंसेप्ट जाना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रचलित तकनीक है, लोग इसको जम करके यूज करते हैं। हालांकि अब इन सारे तकनीक को रोका जा रहा, कानून बना बना करके जितने भी तरीके थे, हाल के दिनों में देखोगे तो बहुत सारे कानून बना करके इन सब चीजों को चेक किया जा रहा, ताकि इन सब चीजों को चेक करके लोग मनी लॉन्ड्रिंग न कर सके।
बैक टू बैक लोन का मतलब होता है, आज के डेट में कई ऐसे बैंक है जिसका ब्रांच इंडिया में भी है और जिसका ब्रांच दूसरे देश में भी है, राइट। हवाला के माध्यम से मान लो एक्स बैंक मल्टीनेशनल बैंक है, उसका ब्रांच स्विट्जरलैंड में भी है, मॉरिशस में भी है। हवाला के माध्यम से मैंने पैसा पहुंचा दिया मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी, राइट। टैक्स हेवन कंट्री है, 2% दिया, 2% जाने का, 2% आने का, 4% दिया। अब वहां पर वो पैसा हमारा वाइट हो गया, स्विट्जरलैंड के बैंक में हमने जमा कर दिया। स्विट्जरलैंड के बैंक में जब आप पैसा जमा करने जाते हो तो उस बैंक की खासियत है वो पूछता नहीं है कि वो पैसा आपका कहां से आया, हमने वहां पर पैसा जमा कर दिया। अब एक्स बैंक इंडिया में भी है और एक्स बैंक स्विट्जरलैंड में भी है, एक्स बैंक मैक्सिको में भी है। मान लो यस बैंक का नाम आपने सुना होगा, यस बैंक मैक्सिको में भी है, यस बैंक दुनिया के कई देशों में है। हवाला के माध्यम से मैंने पैसा पहुंचाया स्विट्जरलैंड, वहां यस बैंक में जमा कर दिया और यस बैंक के इंडिया के ब्रांच से वहां मैंने 10 करोड़ जमा किया है, 10 करोड़ पहुंचा दिया, 10 करोड़ जमा कर दिया। और यस बैंक का इंडिया में ब्रांच है, मैंने कहा यस बैंक से कि यस बैंक भाई मुझे लोन चाहिए। यस बैंक ने कहा कितना, मैंने कहा 10 करोड़ दे दो, 90 करोड़ दे दो यार, या 9 करोड़ दे दो। वो बोला कि नहीं, कुछ तो आपको गिरवी रखना होगा। मैंने कहा मेरा पैसा तुम्हारे बैंक में है, वही मैं गिरवी रखता हूं, उसी को मॉर्गेज करता हूं। 10 करोड़ अपने यस बैंक के पैसे को मैंने मॉर्गेज कर दिया। यस बैंक को कोई चिंता नहीं है, पांडे जी अगर पैसा नहीं देंगे तो इनका 10 करोड़ रुपया है तो हमारे स्विट्जरलैंड के ब्रांच में रख लेंगे। उसने 9 करोड़ रुपया का हमको लोन दे दिया। दे दिया, हम नहीं दे रहे, 10 करोड़ का लोन दे दिया, लेने के बाद हम नहीं दिए तो क्या करेगा, वो हमारा पैसा सील कर लिया। सील कर ले, हमारे पास जो पैसा आया कहां का पैसा है, लोन का पैसा, ब्लैक मनी नहीं है, हमने डकैती करके नहीं लाया, स्मगलिंग करके नहीं लाया। वो पैसा हमें व्हाइट में मिला है, 10 करोड़ रुपया जो भी मिलेगा हमें चेक से मिलेगा। उस पैसे को हम दूसरे अकाउंट में ले जाकर रख सकते हैं। हमने एसबीआई के अकाउंट में, पीएनबी के अकाउंट में, एचडीएफसी के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया 4-5 जगह अपने अकाउंट में। अब सरकार उस पैसे के बारे में पूछेगी, बैंक उस पैसे के बारे में पूछेगा, तो बड़ा क्लियर है कि हमने इस बैंक से लोन लिया है। सरकार को नहीं मतलब है कि आप लोन वापस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। यस बैंक आपके ऊपर केस करेगी कि पैसा वापस नहीं कर रहा, तब ना। यस बैंक केस नहीं करेगी क्योंकि उसने उसके बदले में हमारा पैसा ले लिया है। इसको हम कहते हैं बैक टू बैक लोन के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे पास हमारा पैसा आ गया और वो पैसा व्हाइट है, अब सरकार की नजर में है, और लोन लिए हैं तो उस पर टैक्स तो देना नहीं हमको। क्लियर, इज कॉल्ड बैक टू बैक लोन। यूएसए के गैंगस्टर मेयर लेंस्की के पास $1 अरब का काला धन, ये भी घटित घटना है बच्चा, उसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया। और इसी घटना से बैक टू बैक लोन को एक्सप्लेन समझाया जाता है। यूएसए के गैंगस्टर मेयर लेंस्की के पास $1 अरब का काला धन था। लेंस्की द्वारा हवाला के माध्यम से उस धन को स्विट्जरलैंड पहुंचाया गया। लेंस्की द्वारा स्विस बैंक में कई खाते खोल करके, कई अकाउंट खोल करके उसमें जमा कर दिया गया। लेंस्की द्वारा स्विस बैंक से उस धन के बदले में, लेंस्की द्वारा स्विस बैंक से उस धन के बदले में यूएसए में लोन ले लिया गया और लेंस्की का $1 अरब काला धन का सफेद धन के रूप में धुलाई हो गई, शोधन हो गया। यह भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रचलित तरीका है, बैक टू बैक लोन। एक और तरीका है, ये भी चलता है आजकल, ये भी खूब चल रहा है इंडिया में, कैसीनो या घुड़दौड़ के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग।
कैसीनो का नाम सुना होगा आपने, जहां हम जाते हैं, बड़े मॉल टाइप का 4-5 फ्लोर का जगह होता है, और उस जगह में हम जाकर के एक तरह से कहो तो हम जुआ खेलते हैं। या कई जगहों पर घुड़दौड़ होता है और लोग घोड़े पर पैसा लगाते हैं। वैसे कैसीनो या घुड़दौड़ को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सरकार ने बहुत सारे इस तरह की चीजों को लाइसेंस दे रखा है। तो कई ऐसे देश हैं जो इस तरह के कैसीनो या घुड़दौड़ को लाइसेंस नहीं देते। बहुत पहले जब मैं बचपन में, बचपन मतलब बहुत बचपन नहीं, मेरे ख्याल से मैं इंटरमीडिएट में था या ग्रेजुएशन में था, मैं काठमांडू गया हुआ था। तो कैसीनो घूमने हम लोग गए और लोग भी थे। कैसीनो में नीचे में ही, हालांकि बहुत पहले उतना एडवांस नहीं था पर फिर भी काफी एडवांस था, तरह तरह का जुआ खेलने का वहां तरीका था। उसमें एक बहुत बड़ा, लगभग 20-25 फीट लंबा और लगभग 10 फीट चौड़ा, मतलब सोचो कि 2-3 कमरे के बराबर, एक हॉल के बराबर एक बड़ा सा टेबल था। टेबल में ऐसे छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े प्लास्टिक के घोड़े थे। हर घोड़े पर नंबर लगा हुआ था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। 10 घोड़े थे और वो घोड़े ऐसे बना हुआ था, समझ लो कि एक हॉल में ऐसे टेबल है, उस टेबल पे ऐसे दौड़ने का, और जिधर चौड़ाई लंबी थी 20 फीट वाला था, वहां पर 2 इधर और 2 उधर, और जहां 10-10 वाला था, एक इधर एक इधर डब्बा बना हुआ था। रेस शुरू होता था, चारों तरफ लोग खड़े थे और उनको उस रेस में पैसा लगाना होता था। किसी ने 2 नंबर घोड़े पे लगाया, किसी ने 3 नंबर घोड़े पे लगाया, किसी ने 4 नंबर घोड़े पे लगाया। वहां पर पैसा नहीं, क्योंकि कैसीनो है तो कैसीनो में घुसते ही पैसे को आपको टोकन में कन्वर्ट करना होता है, प्लास्टिक टोकन टाइप का होता है। आप फिल्मों देखते हो, फिल्मों, हम लोगों को जो भी पैसा, उस समय 500 रुपया था, मैंने भी टोकन ले लिया था और कैसीनो में हम लोग घुस गए। घोड़े पर 2 नंबर 3 नंबर घोड़े पर हमने भी पहले एक बार लगाया, दूसरा नंबर घोड़ा जीता, फिर लगाया, फिर हार गया। और यदि आपने 2 नंबर घोड़े को लगाया और रेस में 2 नंबर घोड़ा जीत गया, तो आपने अगर 100 रुपया डाला है, 100 रुपए का आपने 10-10 रुपए का 10 ठो टोकन आपने एक साथ डाल दिया है, यानी लगा दिया है, तो उसका 10 गुना, यानी 1000 रुपया का वही टोकन प्लास्टिक का, जिस तरह से कैरम बोर्ड की गोटी होती है, पतली सी थोड़ी, खट 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 खट, नीचे एक पित्तल का बना हुआ था, उसमें गिरता था तो आवाज आता था, एक्साइटमेंट होता था, और फिर आप उसको निकाल लीजिए। आपने डाला 10 और मिला 100, आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, आपको मिल गया 1000 रुपया। फिर आप लगाइए, खेलते रहिए। अब जब घोड़े पर हम 2 नंबर पे लगाते थे और दौड़ में घोड़ा दूसरे पे था तो एक्साइटमेंट होता था, अब घोड़ा, अब हमारा 2 नंबर वाला आगे निकल जाए, लोग जोर लगाते थे। एक सिंपल प्लास्टिक का घोड़ा, सिंपल बच्चों या सामान्य लोगों के खेलने के लिए कैसीनो में घुड़दौड़ था, या कैसीनो में ताश वाला, कई तरह का जुआ होता था। या फिल्मों में देखे होंगे कि रेस, घोड़े का, रियल घोड़े का रेस होता है, हर घोड़े पर नंबर होता है और बड़े बड़े स्टेडियम में लोग बैठे होते हैं और लोग घोड़े पर पैसा लगाते हैं। उसमें घुसते ही पैसा लगा करके ही आना पड़ता है अंदर। ये है कैसीनो या घुड़दौड़। अब यहां पर कहानी मनी लॉन्ड्रिंग की क्या है बच्चा, तो किसी भी कैसीनो या घुड़दौड़ में ये छूट होती है कि आप पैसा चाहे किसी भी रूप में लेकर जाओ, कैश के रूप में 1 लाख लेकर गए, चेक के रूप में 1 लाख लेकर गए, एक्सेप्ट करेगा वो भी दिखाएगा ना कि आज हमारे पास 50 लाख आया, 10 लाख आया, क्योंकि आप ब्लैक मनी आपके पास है। तो आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपया ले जाकर के कैसीनो में गया और 1 लाख रुपया हार के चले आए।
अब 1 लाख रुपया, मान लीजिए 1 लाख रुपया से आपने 5 लाख रुपया और जीत लिया, 6 लाख रुपया आपके पास हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे पैसा कैश में लेंगे या व्हाइट में लेंगे। वो आपको 6 लाख रुपए का चेक दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप 1 लाख लेकर गए और 6 लाख रुपए का चेक आपको मिल गया। अब वो 6 लाख रुपए का चेक लेके आएंगे। अब चेक, वो 6 लाख रुपया कहां दिखाएंगे? व्हाइट है तो आप दिखाएंगे कि हमने कैसीनो में 6 लाख रुपया जीता, जुआ में जीता। अब जुआ में जीता व्हाइट है, क्योंकि उस राज्य की सरकार ने, देश ने इस तरह के कैसीनो या घुड़दौड़ को लीगलाइज कर रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति जुआ में 10-20 लाख रुपया जीत जाता है तो ब्लैक मनी नहीं कहलाएगा, व्हाइट कहलाएगा। क्लियर है? जो भी सरकार को थोड़ा बहुत टैक्स देना है दे करके, और आपका पैसा व्हाइट हो गया। वो टैक्स आपको भी नहीं देना है, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ तो कैसीनो का मालिक उस टैक्स को देगा, वो आपसे ले लेगा। ये है कैसीनो या घुड़दौड़ से ब्लैक मनी को। अब ये तरीका है। अब इसमें ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट होगा? तो मेरे पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। हसन अली खान का केस बेस्ट एग्जांपल है, जो हसन अली खान घुड़दौड़ के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था। मैंने दिखाया था वो हसन अली खान का मोटा वाला फोटो। अब मेरे पास ब्लैक मनी है, या आपके पास ब्लैक मनी है, मैं कैसीनो का मालिक हूं, आपने हमसे कहा कि भैया मेरा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करो। मैं कहा कोई बात नहीं, लेके आइए। आप 10 लाख रुपया लेकर के हमारे पास आए, आपने कैश में मेरे को जमा कर दिया। मैंने आपको 10 लाख रुपया दे दिया व्हाइट में, चेक में। दिखाया मैं क्या? कि आप हमारे यहां जुआ में आज 10 लाख रुपया जीत गए। आप आराम से व्हाइट में आप 10 लाख रुपया लेके चले आइए। अब मैंने उस 10 लाख रुपया जो हमारे पास आया, वो भी तो मैं बैंक से, आखिर बैंक से व्हाइट कहां से दे रहा हूं, बैंक में जमा करूंगा। तो मैं कहा कि आज कैसीनो में हमारे पास 50 लाख रुपया आया, 30 लाख रुपया हमारे पास कैश आया और 20 लाख रुपया चेक से लोग दिए, जुआ खेले। ये है आज का हमारा सेल 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपया पर हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। कहानी क्लियर? अब वो टैक्स का पैसा हमने आपसे काट लिया, हमने तय कर लिया है, और हमने अपना ब्लैक का व्हाइट करने का भी थोड़ा सा काट लिया। ये हमारी भी कमाई होगी, आपका ब्लैक का व्हाइट हो गया। ये है कैसीनो या घुड़दौड़ के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी भारत में प्रचलित रहा शुरू शुरू में, लेकिन अब कई जगहों पर, कई राज्यों में इसको बैन कर दिया गया। ये है कैसीनो और घुड़दौड़ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। मिस्टर डी के पास भारत में काला धन, मिस्टर डी द्वारा काला धन को घुड़दौड़ में सट्टे के रूप में नगद प्रयोग, मिस्टर डी द्वारा उस धन को चेक के रूप में प्राप्ति और उससे जीते हुए रकम के रूप में घोषणा, मिस्टर डी का काला धन का सफेद धन के रूप में शोधन। क्लियर है? यही है बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग के प्रचलित तरीके। इसी को मैंने यहां पर प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया है। ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दानदाताओं से छोटे छोटे रकम प्राप्त करके मनी लॉन्ड्रिंग करना। हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन का केस, जम्मू कश्मीर राहत ट्रस्ट में 13 करोड़ की प्राप्ति। सेल कंपनी या काल्पनिक खरीद बिक्री द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, काल्पनिक कंपनी का निर्माण और काल्पनिक खरीद बिक्री पर इनकम दिखाकर और उस पर टैक्स देकर मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरा है हवाला, धन का अवैध हस्तांतरण तथा राउंड ट्रिपिंग के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग। इसी में मैंने आपको 2 कंसेप्ट भी दिखाई करा दिया, क्योंकि नोट्स में मुझे देना है आपको, तो ये आपके पास जाएगा। डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, 2 देशों के बीच एक ऐसी संधि जिसके तहत किसी भी धन पर दोनों देशों में से किसी भी देश में एक बार टैक्स देने पर मुख्यतः कंपनी का पता जिस देश का है उस देश में ही कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। उस धन पर दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता है। भारत का 89 देशों के साथ DTA साइन है, 85 देशों के साथ ये लागू है। और जिन जिन देशों के साथ DTA साइन है वहां पर अगर आप एक बार टैक्स दे दिए हैं तो फिर आपको दोबारा कहीं, या यहां दे दिया तो वहां नहीं देना पड़ेगा। टैक्स हेवन कंट्री, वह देश जहां किसी भी आय पर
टैक्स नहीं लगता है या बहुत कम लगता है, जैसे मॉरिशस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर आदि। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते हैं, ना ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। ये अन्य देशों को, दुनिया का अन्य देश या जांच एजेंसी को भी खबर नहीं देते। स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक में दुनिया के कई लोगों का पैसा, और कई लोगों की जांच एजेंसियां दुनिया की वहां पर दबाव बनाती है कि आप बताओ कि हमारे देश के किन किन लोगों का पैसा है। हुआ था कि भारत में कई लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, लेकिन स्विस बैंक का अपना नियम है कि वो किसी को शेयर नहीं करेगी। हालांकि कुछ समझौते हुए हैं, कुछ वैश्विक दबाव वहां पर बना है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद बैक टू बैक लोन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, दो देशों की कंपनी या बैंक के द्वारा अपने अपने मुद्रा में लोन प्रदान करना और इस प्रक्रिया से मनी लॉन्ड्रिंग करना। गैंगस्टर मेयर लेंस्की का केस। कैसीनो या घुड़दौड़ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, कैसीनो या घुड़दौड़ में नगद लगाकर, कैसीनो या घुड़दौड़ में नगद लगाकर तथा उसे चेक में प्राप्त करके और उसे जीता हुआ रकम बताकर मनी लॉन्ड्रिंग करना। हसन अली खान का केस। स्मर्फिंग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग। स्मर्फिंग का मतलब होता है आप हर बैंक में किसी में जाओगे, मेरे नाम से पैसा करने के लिए बैंक में जाओगे, तो जब आप पैसा जमा कर रहे हो मेरे अकाउंट में, और एक लिमिट बना दिया है हमारी सरकार ने कि अगर 30,000 से जमा अधिक मेरे अकाउंट में आप डालना चाहते हो तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 30,000 कहां से आए। मेरे में तो डाल रहे हो तो सरकार को दिख गया कि डॉक्टर एस पांडे के अकाउंट में 30,000 रुपया आया व्हाइट, हमसे सरकार पूछेगी आपके पास ये पैसा कैसे आया, मैं कहूंगा मैंने पढ़ाया, फीस में बच्चे ने जमा किया, सरकार हमसे उस पर जीएसटी लेगी, हमारा पैसा व्हाइट है, बट आपके पास वो पैसा कहां से आया, आप डाल रहे हो। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने लिमिट निर्धारित कर दी, 10, 20, 5,000 डालो, कोई पूछेगा नहीं, कौन हो आप, कुछ भी नाम लिख दो, फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिलअप कर दो, रमेश, गणेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी लिखो यार, कोई नहीं पूछने जा रहा है। डिपॉजिट का फॉर्म खरीदते हो, फॉर्म पे आप नाम डालते हो, अपना कुछ भी नाम लिखते हो, उसके साथ अपना 5,000, 2,000 रुपया लेकर के अकाउंट में देते हो, उस पर अकाउंट नंबर दिया है जिसमें आपको जमा करना है, बैंक ने ले लिया, आपको एक पर्ची दे दिया, उस पैसे को उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, डॉक्टर एस पांडे के अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन अगर 30-40 हजार पैसा जमा करना है तो आपको भी अपना पैन नंबर उसमें देना पड़ेगा, राइट। अब इससे क्या होगा कि आपके पास पैसा कहां से आया ये पकड़ में आएगा, ये सरकार की नजर में होगा। और बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन चलता रहता है, हमारे भारत की कई ऐसी एजेंसियां हैं जहां पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए और उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है बच्चा, जहां पर भी कुछ इलीगल टाइप का या डाउटफुल ट्रांजैक्शन हुआ ना, वो लाल 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 करके बत्तियां जलने लगती है, वो सब सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक। अगर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि लगातार पता चला कि आप करके आ रहे हो 40,000, 50,000, 60,000 धनाधन मेरे अकाउंट में आप डाल रहे हो, आज डाले 50,000, कल डाले 50,000, अब आप अपना डाले हुए हो तो वहां जलना शुरू हो जाएगा। शुरू में नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कहां से पैसा आया, बट कहा गया है कि आप अपना पैन कार्ड नंबर जरूर डालो। आपने अपना पैन नंबर डाला, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, क्लियर हो जाएगा कि आपके पास लगातार 50,000 रुपया कहां से जमा कर रहे हो। ये संदेहास्पद ट्रांजैक्शन कहलाता है, डाउटफुल, राइट। बट इसका उपाय क्या है? तो मैं क्या करूंगा कि ब्लैक मनी मेरे पास है 1 करोड़, ये सब यूं छोटे छोटे पैसे पर किया जाता है। मान लो कि मैंने रिश्वत में 20-25 लाख रुपया कमाया है, अब 25 लाख रुपया को मैं व्हाइट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया कि अपने ही आदमी से 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में डलवा दिया, 10-20 दिन बाद 10,000 डलवा दिया, फिर 10,000 डलवा दिया। छोटे छोटे टुकड़े में जब पैसा हम डलवाते हैं तो इसको हम स्मर्फिंग कहते हैं। और स्मर्फिंग के द्वारा जो हमारे बिस्तर के नीचे 10 लाख पड़ा था, 20 लाख पड़ा था, छोटे छोटे अमाउंट में धीरे 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 हमारे अकाउंट में आता होता गया, जमा होता गया। उस पैसे से कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने खरीद लिया, व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। स्मर्फिंग का प्रयोग छोटे अमाउंट में किया जाता है। स्मर्फिंग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक लिमिट से कम रकम कई बार जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग करना। एक और छोटा मोटा तरीका है थर्ड पार्टी चेक, ये भी एक तरीका है। मान लीजिए कि मैंने आपसे कोई सामान आपको दिया,
अब आपको मैंने सामान दिया है, सर्विस दिया। सपोज कीजिए कि अगर मैं ही हूं, अगर किसी कोचिंग में पढ़ाता हूं, मैं आपके केजीएस में पढ़ाता हूं, राइट, तो केजीएस हमें पैसा देती है। नियम है कि कोई भी प्रोफेशनल अगर 20 लाख से अधिक ईयरली इनकम उसको आता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना होगा और फिर हर 20 लाख में से 20 लाख पर उसका 18% जीएसटी हमें जमा करना होगा। तो अगर केजीएस हमें पैसा देती है 20 लाख तो हम उसका 18% जीएसटी जमा कर देते हैं। क्लियर है? अब मान लो कि केजीएस से हमको नेट मिल रहा है 20 लाख रुपया, तो 20 लाख पर हमको 18% जीएसटी जमा ही करना है। और फिर हमने किसी और कोचिंग में पढ़ाया और वहां से हमको 10 लाख रुपया आ गया, 5 लाख रुपया आ गया, या हर महीने 1-1 लाख रुपया या 50-50 हजार रुपया आया, तो मैंने क्या किया? अब मेरे पास जैसे ही आएगा 18% टैक्स में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने किसी पत्नी के नाम से चेक ले लिया। मैंने कहा कि पत्नी के नाम से चेक दे दीजिए, पत्नी के अकाउंट में डाल दीजिए। अब पत्नी के अकाउंट में 10-20 लाख रुपया तक, 10-15 लाख रुपया तक आएगा तो जीएसटी तो नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स भले देना पड़े, जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। यही है थर्ड पार्टी चेक, किसी दूसरे के नाम से चेक काटकर भुगतान करके मनी लॉन्ड्रिंग करना। ये है बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रॉब्लम। आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के इतने तरीके आपने बता दिए कि अब हम लोग आईएएस बन जाएंगे और रिश्वत लेंगे तो हम लोगों का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप आईएएस बनिए, कमाइए, लेकिन ऐसा नौबत ना आए कि आपको ब्लैक को व्हाइट करना पड़े। चलिए, समझ में आ गया कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग और उसका भारत में क्या रूप है और ये भारत के लिए किस तरह से समस्यात्मक है बच्चा। तो अगला डायमेंशन जो हमारा है ये है मनी लॉन्ड्रिंग का समस्यात्मक पहलू। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है समाज पर प्रभाव, क्या है निगेटिव प्रभाव। डन। आपका टाइम हो गया है बच्चा, तो आज का क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूं और कल इसका दुष्परिणाम और किए गए प्रयास, मेरे ख्याल से कल मैं इस क्लास को फिनिश कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती है, ये किस तरह के समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। किसी भी देश में या इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रहा है उसका क्या दुष्परिणाम है। इकोनॉमी पे भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव है। किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम पर इसका बुरा प्रभाव है। अगर किसी भी देश में इस तरह से ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग होने लगे तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डैमेज कर जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पे प्रभाव नहीं हम देखेंगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या क्या चुनौती उत्पन्न कर रहा, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इससे क्या क्या है। बड़ा क्लियर है बच्चा। संगठित अपराध बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, तस्करी बढ़ेगा। समझ में आ रहा मेरी बात? क्योंकि आतंकवाद की फंडिंग इससे बढ़ेगी ना, और हम आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। मोटा मोटी कल हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे बच्चा। सो थैंक यू वेरी मच।